हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ACC50 का ओवरव्यू है जिसके अंदर हम बिज़नेस फाइनेंस को डिस्कस कर रहे हैं। और लेक्चर जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वो होंगे 23 से लेकर 45 तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टॉक डिविडेंड यानी कि कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक, क्या मतलब यानी कि आपको डिविडेंड मिल रहा, यानी कि मिल रहा होता है। जैसे डिविडेंड विच ग्रो एट स्टेडीली, यानी एक टर्म पे मिल रहा होता है, जैसे कि एक स्टेडी रेट के साथ मिल रहा होता है कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होती, स्टेडी के रेट के साथ मिल रहा होता है। और इफ़ डू डी, क्या करेंगे हम कि भाई जो D1 यानी ये समझ लें आप, जो अगले साल यानी इस साल का डिविडेंड जो आपको मिला उसको करें +1 से, और फिर उसके बाद जाके जो उसका ग्रॉस है वो ऐड करें, तो आपको अगले साल का एक यानी अंदाज़ा हो सकता है कि कितना मिल सकता है। इसी तरीके से ये फार्मूला जो है वो अप्लाई है। अच्छा, टी मतलब टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्म्स। टी मतलब यानी कि कितने पीरियड का आप निकालना चाह रहे हैं। इसी तरीके से एसिड जो है वो यानी कि कांस्टेंट रेट फॉर एवर कॉल्ड ग्रॉस परप्यूचिटी कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब C1 जो है वो इफ़ द C1 फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ ग्रॉस परप्यूचिटी देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो इज़ ये होगी, मतलब यानी कि क्या प्रेजेंट वैल्यू C1 डिवाइडेड बाय R माइनस G इज इक्वल टू C0 ब्रैकेट 1 + G डिवाइडेड बाय R माइनस G। ठीक है, अगर इसके अलावा होगी तो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ, ये कांस्टेंट रेट ग्रोथ थी, और इसके अलावा होगी तो नॉन कांस्टेंट ग्रोथ थी। अब एग्जाम्पल इम्प्लीकेशन ऑफ डिविडेंड ग्रोस मॉडल जो है वो क्या कह रहा है कि मतलब डिस्काउंट रेट, आपने पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर, हम देख चुके हैं कि भाई डिस्काउंट किस तरीके से करते हैं। तो वो है कि प्रेजेंट वैल्यू यानी P0 है, यानी कि आज जो खड़े हुए डिस्काउंट, एक डिस्काउंट कर रहे हैं R माइनस डिवाइडेड बाय R माइनस G। ठीक है, अब इस तरीके से री अरेंजिंग क्या है, सॉल्व P फॉर R वी गॉट, यानी कि अरेंज कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं इसको, यानी ये यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके यानी कि मल्टीप्लाई करेगा, और जो P है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके डिवाइड करना शुरू हो गया। इस तरीके से ये आपको रीअरेंज कर दिया है। तो क्या कह सकते हैं कि टेल अबाउट दैट द रिटर्न, यानी कि रिटर्न ऑफ 2 कंपोनेंट्स बता सकता है ये। अब डिविडेंड यील्ड, यानी कि डी, हमने पिछले देखा था कि D1 इज इक्वल टू P0, इसका क्या कहलाया जाता है, ये डिविडेंड यील्ड। और बिकॉज दिस इज कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड कैश फ्लो बाय द करंट पीरियड, इट्स कॉन्सेप्चुअली सिमिलर टू द करंट यील्ड ऑफ द बोनस। यानी कि ये जो एक्सपेक्टेड जो एक कैश फ्लो बनाया जाता है, ये करंट पीरियड के हिसाब से कॉन्सेप्चुअली सिमिलर है यील्ड किसके, जो बॉन्ड के। ठीक है, अब ग्रोथ रेट जो G इज़ आल्सो द रेट एट विच द स्टॉक प्राइस ग्रो, और सो द इंटरप्रिटेशन ग्रोथ रेट, यानी जो ग्रोथ रेट है G जो हम देख रहे थे पिछले उसमें स्लाइड के अंदर, तो वो उसका ये है कि कॉन्स्ट, यानी स्टॉक जो है वो आपका ग्रो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, ग्रो हो रहा है, तो ऐसे फ़ायदा है। अब ये है कि भाई कॉमन फीचर्स जो होते हैं वो शेयर होल्डर या स्टॉक होल्डर्स को क्या मिलते हैं, नॉट स्पेसिफिक प्रेफरेंस टू आइदर पे डिविडेंड, यानी और बैंकरप्सी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा इनको डिविडेंड पे के अंदर, और अगर बैंकरप्सी होगी तो इसको हम डिस्कस करेंगे वैसे एक एक करके कि भाई शेयर होल्डर राइट्स क्या हैं, और प्रॉक्सी वोटिंग क्या है, और क्लास ऑफ शेयर और अदर राइट्स और डिविडेंड वगैरह, ये भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ये आ गए, देखिए शेयर होल्डर जो है वो क्या करता है कि भाई वो कंट्रोल करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स, यानी शेयर होल्डर जो है वो डायरेक्टर इलेक्ट करता है, और उनको डायरेक्टर्स को कहता है कि भाई अब तुम मैनेजर हायर करो और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करो। अच्छा, यूजुअली जो होता है वो डायरेक्टर आर इलेक्ट इन ईच ईयर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी जो लॉ है आपका वो ये कहता है कि डायरेक्टर जो है वो 3 साल में इलेक्ट होता है। अच्छा, मोस्टली जो है जो हम मैनी फाइनेंस प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा तौर पे कंपनी से रिलेटेड होता है, तो उसमें हर साल डायरेक्टर इलेक्ट नहीं होता, और उसके अंदर हमेशा हर साल 3 साल बाद, हाँ अगर कोई रीज़न हो जाए उसके अंदर
प्रोविजंस बहुत सारे दिए हुए हैं जो मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि वो फिर आपको और कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन उसके अंदर प्रोविजंस होते हैं कि भाई कैजुअल वैकेंसी निकल आए, जैसे डायरेक्टर जो है वो हट गया, इंतकाल हो गया या फिर कोई वजह से नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो वो खैर वो एक अलग चीज़ हो जाती है, या फिर कोई शेयर होल्डर बोले कि भाई फ्रेश इलेक्शन करवाएं, तो वो खैर यहाँ पर वो मैं नहीं बता रहा आपको सारी बातें, लेकिन ये कि ये समझ लें कि 3 साल में एक दफ़ा सिलेक्ट होता है डायरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, गोल्डन रूल क्या है, एक वोट और एक शेयर इज इक्वल टू, यानी कि एक शेयर है आपके पास तो आपके पास एक वोट है। अब 2 प्रीसीडिंग है, क्यूमुलेटिव और स्ट्रेटन वोट, मतलब क्या करें, या तो एक बंदे को एक साथ दे दें क्यूमुलेट करके, यानी मतलब एक जैसे मिसाल दे दिया मिस्टर ए खड़ा हुआ है, आप सबको एक साथ दे दें और यानी कि मिस्टर ए को ही दे दें, या फिर आप उसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि मिस्टर ए बी सी 3 डायरेक्टर हैं उनको सॉरी 33% वोट दे दें, ऐसे तरीके से वो दे सकते हैं। अडॉप्ट टू परमिट द माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। अब ये माइनॉरिटी पार्टिसिपेशन है और टोटल नंबर ऑफ वोटिंग दैट ईच शेयर में कॉस्ट इट डिटरमाइन द फर्स्ट मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ शेयर विच डायरेक्टर टू बी इलेक्ट, मतलब इसके अंदर कैसे टोटल नंबर एक तो ले लिए जाते हैं ईच शेयर्स को और फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स, यानी कितने शेयर्स थे और फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे सबको इक्वली कर दिया जाता है। इससे कि वोट द टॉप वोट ग्रेटर एट ऑल वंस एट इंडिविजुअल कैन डिस्ट्रीब्यूट देयर वोट्स और हाउ एवर दे विश, यानी मतलब सबको एक साथ दे दे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक ही वोट, यानी मतलब अगर उसके पास 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर एक मिस्टर ए को ही दे दें, या फिर वो ये भी काम कर सकते हैं कि 100 शेयर्स है ना तो 25 4 डायरेक्टर्स को दे दें, ये मर्जी होती है। अब स्टेट इन वोटिंग क्या होती है कि इसके अंदर क्या आते हैं, डायरेक्टर आर इलेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्टाइल, यानी मतलब क्या होता है ऑन अ फ्रैक्शन ऑफ डायरेक्टर अपॉन इलेक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। तो इसके अंदर कैसे होता है कि भाई जैसे एक 2 डायरेक्टर हैं आर टू बी इलेक्टेड एट वन टाइम इट टेक 1/2, यानी कि स्टॉक जो है वो 33 गारंटी सीट है। अच्छा, इसके अंदर यानी कि मतलब जो है वो अलग तरीके से यानी कि फ्रैक्शन के तरीके से डायरेक्टर जो इलेक्ट होता है, कि जिस तरीके से क्या है मतलब 1-2 डायरेक्टर्स जो होते हैं वो R2 एप्ट इलेक्ट होते हैं एट अ टाइम, और इट विल टेक 1, यानी कि अगर एक है तो उसको किस तरीके से 2 + 3 तो 33 हो जाएंगे, इस तरीके से उसको यानी कि जो शेयर स्टॉक प्लस है वो जो है उसकी गारंटी जो है वो सीट्स मिल जाती हैं। अब है प्रॉक्सी वोटिंग। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि जैसे मिसाल दे दी है, मैं आपको बताता हूँ कि आप हैं किसी कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है। अब एजीएम में मोस्टली तौर पे डायरेक्टर इलेक्ट होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, तो अब उस दिन आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम है तो आपने क्या किया, अब बोले यार मुझे डायरेक्टर तो इलेक्ट करना था लेकिन आपको इम्पोर्टेंट काम भी, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो सकता है, एजीएम थी, आप यार नहीं जा सकते, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप क्या करते हैं, कंपनी लॉ में इसका प्रोसीजर है पूरा दिया हुआ है कि एक पूरा फॉर्म होता है वो आपको भरना होता है, उसका प्रोसीजर होता है, वो मैं नहीं बता रहा यहाँ पे, लेकिन ये कि मैं बता देता हूँ कि कंपनी लॉ के अंदर पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है वो। अब आपको मतलब आपने क्या किया, एक आपका दोस्त था वो भी उस कंपनी में शेयर होल्डर था, मिसाल दे दिया है कि वो यूनिलीवर की मिसाल ले लें आप, या नेस्ले की पाकिस्तान की मिसाल ले लें, तो उसके अंदर वो भी शेयर होल्डर था। अब आप नहीं जा पाए तो आपने वो प्रोसीजर जो मैंने बताया कि कंपनी लॉ में लिखा हुआ वो कर दिया, और एक बंदे को भेज दिया अपनी जगह कि भाई जो मेरी यानी मेरे वोटिंग है, यानी कि मतलब अब उसके पास 100 शेयर्स थे, आपके पास 50 शेयर्स, तो अब उस बंदे के पास 150 शेयर्स आ गए। अब वो अपने यानी कि आपने उसको गाइड कर दिया कि भाई मेरे 50 शेयर किस किस को देना, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से कर ले। अच्छा, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि कभी कभार मैनेजमेंट जो है वो अलाउ नहीं करती। अच्छा, इसके अंदर आउटसाइडर भी आ सकता है, मतलब अब जैसे आपने अपने भाई को भेज दिया, वो शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है वो मैनेजमेंट अलाउ नहीं करती इस चीज़ को कि आउटसाइडर आए, वो डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसीज़ क्या हैं। ये होती है प्रॉक्सी वोटिंग। अब एक क्लास ऑफ स्टॉक जो है वो मतलब एक से ज़्यादा फर्म जो होती है वो एक ही किस्म के शेयर्स हो सकते हैं, और विच इज़ अनइक्वली वोट, यानी सबके हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो
स्टॉक एक्सचेंज डज नॉट अलाउ टू क्लासीफाई, ठीक है। प्राइमरी रीज़न फॉर टेकिंग द स्टॉक कॉन्सेप्ट फॉर द फर्म एज राइज टू इक्विटी और नॉट वोटिंग, नॉन वोटिंग और लिमिटेड टू द वोट मेंटेनिंग कंट्रोल, ठीक है। प्राइमरी तो ये रीज़न नहीं है, लेकिन ये कि हो सकते हैं एक से ज़्यादा क्लास ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, पॉसिबल है। अब राइट्स के क्या है कि सम एडिशनल राइट, अच्छा, राइट टू द शेयर प्रोपोर्शनेटली इनटू द डिविडेंड पेड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब वोटिंग राइट्स के अंदर मसला आएगा तो यानी वोटिंग राइट्स डिफरेंट होंगे तो उनके अंदर डिविडेंड की और एसिड रिमेनिंग आफ्टर द लायबिलिटी हैज़ बीन पेड टू द लिक्विडिटी, इसके अंदर भी फ़र्क आएगा। और राइट टू वोट ऑन द मैटर दैट ग्रेटर इम्पोर्टेंट, इसके अंदर भी यानी मतलब जो कॉमन शेयर होल्डर होता है वो हर किस्म का राइट रखता है, समझ ले, वोटिंग करने का। लेकिन जो प्रेफरेंस होते हैं उनको कुछ में राइट मिलते हैं, कुछ में नहीं मिलते। मोर स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो समटाइम के राइट होते हैं उनके के प्रोपोर्शनली टू द न्यू शेयर, यानी कि क्या मतलब जो शेयर होल्डर है वो समटाइम उसके राइट जो होते हैं वो सेम ही होते हैं जो न्यू शेयर, इस काल प्रीएम्प्टिव राइट्स कहलाए जाते हैं वो। अब डिविडेंड आर पेड शेयर रिप्रेजेंट टू द रिटर्न ऑन द डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर, मतलब यानी कि जो डिविडेंड जो डायरेक्टर्स जो है वो और डिविडेंड पेड इन द डिस्क्रिएशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब डिविडेंड पेड यानी कि मतलब डिविडेंड जो होता है वो एक तो ध्यान में रखें कि वो प्रॉफिट से ही दिया जाता है, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंट क्या करता है, रिटर्न ऑन कैपिटल, मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाए तो अब आपको 1 लाख रुपए में हो सकता है 10,000 रुपये भी डिविडेंड मिल जाए, हो सकता है 1,000 रुपये भी डिविडेंड मिले, 500 रुपये भी मिले, वो डिपेंड करता है कोई भी वो। अच्छा, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो कंपनी के प्रॉफिट्स पे और दूसरा जो डिपेंड करता है वो होता है डायरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टर कितना डिविडेंड कंपनी यानी कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना चाह रहे हैं। अब प्रेफरेंस स्टॉक फीचर्स क्या होते हैं, यानी मतलब जो प्रेफरेंस स्टॉक होते हैं वो स्टॉक विच आर डिवाइडेड प्रायरली ओवर द कॉमन स्टॉक ऑन द फिक्स रेट। ये ध्यान में रखेंगे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको किस चीज़ का राइट मिलता है, पहली बात वो राइट उनको मिलता है किस चीज़ पे कि वो उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मतलब अगर उनसे वादा किया है कि 10% डिविडेंड देंगे, अब चाहे भले लॉस हो कंपनी या प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, उनको फिक्स मिलना है डिविडेंड। और लेकिन उनका ये नुकसान होता है कि उनको वोटिंग राइट नहीं मिलते, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड ओनली द होल्डर हु प्रेफर द शेयर रिसीव द डिविडेंड इफ़ द कॉमन शेयर इज एनी, यानी कि मीन्स क्या होता है कि जो होल्डर प्रेफर करता है मस्ट बी रिसीव अ डिविडेंड बिफोर इट्स, यानी कि मतलब जो कॉमन शेयर्स, यानी जैसे मिसाल दे दिया डायरेक्टर ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पहले मिलेगा फिर कॉमन शेयर्स को मिलेगा। और फिर इसके बाद कि प्रेफरेंस शेयर हैव लिक्विड स्टेट और कैश इन बिकॉज ऑफ द इन टर्म ऑफ डॉलर प्राइजेस, यानी कि मतलब क्या क्या अगर लिक्विडिटी स्टेट होती है तो उसके अंदर भी उसको पहले वैल्यू दी जाएगी, पहले दिया जाएगा, और डिविडेंड अगर मिलता है इन डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ डॉलर पर शेयर भी दिया जाएगा। क्यूमुलेटिव ऑफ डिविडेंड, इज़ इट प्रेफर स्टॉक डिविडेंड, तो प्रेफर स्टॉक जो होता है वो आइदर ओनली एंटिटी टू रिसीव अ स्टेट ऑफ डिविडेंड डेट आर ओनली इंटेंड टू द स्टैटिक वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी मतलब जो स्टैटिक वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। होल्ड द जो प्रेफरेंस स्टॉक होल्डर है वो क्रेडिट रेटिंग मस्ट बी लाइक बॉन्ड, दे आर सम टू कन्वर्टेबल टू द कॉमन स्टॉक इज कॉल्ड कन्वर्टेबल कॉलेबल, मतलब क्या कि वो प्रेफरेंस होल्डर्स तो वो प्रेफरेंस होल्डर्स ही होते हैं, यानी मतलब कहने को तो वो प्रेफरेंस ही है, लेकिन ये एक तरीके से बॉन्ड ही है, ये ध्यान में रखें, ये बॉन्ड ही है। और दूसरा ये है कि जो मतलब ये कन्वर्ट कुछ केसेस में समटाइम, यानी कि कुछ केसेस के अंदर ये कन्वर्ट भी हो जाता है, किसके अंदर ये हो जाता है कॉमन स्टॉक के अंदर, जैसे होता है कि भाई 3 साल तक ये प्रेफरेंस लेगा, 4 साल तक प्रेफरेंस लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेबल होगा ये 5 यानी कि पता कॉमन स्टॉक में। अब मार्केट कितने किस्म की है, मतलब प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी है। देखते हैं प्राइमरी मार्केट जहाँ पे पहली दफ़ा सिक्योरिटी ओरिजिनेट होती है या तो फिर सोल्ड होती है, मतलब क्या कि जो मार्केट है वो पहली दफ़ा में, यानी मतलब जो सिक्योरिटी आ रही है ना मार्केट से वो पहली दफ़ा आ रही है, ठीक है। अब
यानी मतलब कंपनी जो है वो आईपीओ ला के, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला के पहली दफ़ा सिक्योरिटी बेच रही है, तो वो प्राइमरी। और अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में रेगुलेट कर रहे हैं, और अब आप जैसे मिसाल दे दिया है कि मीज़ान बैंक ले लें, तो उसके शेयर्स जो है वो पहले से मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, तो अब वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब आप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, शेयर ले लें। अब डीलर क्या होता है, एजेंट होता है, वो बायर और सिक्योरिटी और फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री, मतलब जो सिक्योरिटी ख़रीदता है, और बायर मतलब आप समझ लें स्टॉक ब्रोकर भी इसको आप कह सकते हैं, या ब्रोकर भी कह सकते हैं। ब्रोकर तो खैर नीचे है, लेकिन ये कि समझ लें एक तरीके से समझाने के लिए, डीलर वो है कि जो बायर और सिक्योरिटी करता है फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब द प्राइस ऑफ द डीलर विश टू बी पेड द बिड और द प्राइस एट सेलर टू द सिक्योरिटीज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो डीलर विश करता है प्राइस की, बिड की, वो देता है, और एट विच डीलर द सिक्योरिटीज कॉल्ड, और फिर डिफरेंस बिटवीन द बिड एंड आस्क प्राइस इज द स्प्लिट। अब ब्रोकर क्या है, सॉरी मैं गलत बोल गया था, ऊपर डीलर और ब्रोकर एक नहीं है। ब्रोकर जो है वो एजेंट है, ठीक है, वो अरेंज करता है सिक्योरिटी एज ए इन्वेस्टर मैचिंग और विश टू बाय द सिक्योरिटी। जैसे मिसाल दीजिए आप जाएं कि आप बोले कि भाई मुझे जेएस बैंक के सिक्योरिटीज़ चाहिए जेएस बैंक की, ठीक है, तो सॉरी शेयर्स चाहिए आपको, तो वो आपको बोलेगा ठीक है मैं आपको दिलाता हूँ, वो देखेगा आपकी सारी चीज़ें, वो आपको सिक्योरिटी दिला देगा, बट डज़ नॉट बाय सिक्योरिटी इज़ ओन अकाउंट। अच्छा, ओन अकाउंट के लिए नहीं ख़रीदता डीलर, जो है वो मेंटेन करता है इन्वेंट्री, लेकिन ये ओन यानी अपने लिए नहीं ख़रीदता, आपके लिए ख़रीदेगा, थर्ड पार्टी के लिए। अब ये सारी चीज़ें कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हम मतलब जज कर सकते हैं कि फ़ायदेमंद है, ये जिसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न्स और इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न्स और आईआर वगैरह, और पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये भी हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो बताता है कि क्रिएट ऑफ वैल्यू इट्स ओन करेक्टर टू बी विच टू बी, यानी मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मार्केट एट इट कॉस्ट और प्रेजेंट वैल्यू, और अल्टरनेटिवली द NPV इज़ मेजर हाउ द क्रिएशन एट टू बी मार्केट वैल्यू। कैपिटल बजटिंग ए बिकम मोर डिफिकल्ट, मतलब ये ध्यान में रख लें, एक मिनट में बता दूं आपको, ये कैपिटल बजटिंग वी कैन determine that the market price and compared to be that। अच्छा, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV इसको शॉर्ट फॉर्म है कि देखें इसके अंदर ये होता है कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट एक दिन के लिए नहीं करते, 2 दिन के लिए नहीं करते, आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए करते हैं। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, मतलब ये किस तरीके से होता है, इसमें पूरी एक चार्ट बनती है, जैसे 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल के लिए समझ लें आप किसी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको प्रेजेंट वैल्यू, आज अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर आज उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, क्योंकि वैल्यू इसलिए इसमें कैलकुलेट की जाती है क्योंकि रुपए की वैल्यू, जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होती है, क्यों, इन्फ्लेशन की वजह से। अब आप उसको देख रहे हैं कि आज यार जैसे मिसाल दीजिए है, आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगले साल वो बंदा बोल रहा है कि 5 साल बाद मुझसे 150 रुपये ले जाना, तो आप तो बोले वाह यार ये तो ज़बरदस्त है, 150 रुपये ज़बरदस्त है। लेकिन अब 5 साल तक इन्फ्लेशन जो है वो 5 साल में इन्फ्लेशन जो है वो 10% हो गया, ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि हर एक साल इस तरीके से 10%, अब उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइए आपकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपकी वैल्यू 100 रुपीज़ से भी नीचे आ जाएगी, तो ये नुकसानदेह इन्वेस्टमेंट है। ये होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस्टेब्लिशिंग द न्यू बिजनेसेस। अच्छा, ये न्यू बिजनेस के लिए होते हैं, से फर्टिलाइज़र और टू बी के फ्यूचर कैश फ्लो विद एक्सपेक्टेड टू बी बिजनेस अप्लाई टू द डिस्काउंट। वही बात जो मैंने कही कि डिस्काउंट इसमें करते हैं, मतलब एक ईयर डिस्काउंट करते जाते, आप डिस्काउंट रेट ले लेते, कभी कभार डिस्काउंट रेट आप अज्यूम कर लेते हैं कि भाई 10% होगा, मोस्टली लोग ज़्यादातर पे अज्यूम करते हैं कि 10% होगा, लेकिन ये कि अगर आपको मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको समझ में आएगा कि डिस्काउंट रेट कितना होता है, और डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर कैश फ्लो दैट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ठीक है। अब इन्वेस्टर शुड बी एक्सेप्ट इफ़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोसेस। अब जो मैंने आपको बहुत बोली थी कि अगर आपका 100 रुपये और 5 साल बाद 150 रुपये बन जाएगा, वो ये कह रहा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना
तो आपका 100 रुपये नीचे भी आ सकता है अगर 10 डिस्काउंट। तो अगर पॉजिटिव तब आएगा या तो कांस्टेंट आ जाए कि 100 रुपये आपने लगाए और आपको 5 साल बाद 100 रुपये मिले, तो आपको नो ब्रेक इवन बन रहा है, नो लॉस नो रिटर्न, नो लॉस और नो प्रॉफिट। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको 100 रुपये लगाए थे, 110 रुपये डिस्काउंट हो गया तो आपका प्रॉफिट है। और अगर 10 रुपये लगाए और 99 रुपये भी आ गए तो भी आपका लॉस है। ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इनिशियल C1 ये वही बात है, R मतलब वही डिस्काउंट रेट, और 1 यानी कि एयर 1 ईयर, इस तरीके 2 ईयर्स और T यानी मतलब जितने भी आप लेना चाहिए। इसमें 5 की मिसाल दी तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न यानी कि मतलब आप रेट ऑफ रिटर्न कितना रखना चाह रहे हैं इसको, और फिर क्या है जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट नेट पे जो कैश इनिशियल इन्वेस्टमेंट और डिस्काउंटेड कैश फ्लो माइनस करते हैं, NPV आपका निकल आएगा। अब पे बैक पीरियड जो है वो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्टमेंट टू बी जनरेट टू सफिशिएंट टू रिकवर द इनिशियल, और क्या इन्वेस्टर एक्सेप्ट इफ़ द कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड इज़ लेस देन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब यानी कि कितने साल में इन्वेस्टमेंट, जैसे मिसाल दे दी है अभी, चले मैं ये पढ़ देते हैं फिर देखते हैं कि वी कैन मेक द डिसीजन ऑफिस की वजह के डिसीजन ऑन कटिंग टाइम ऑफ 2 ईयर्स एंड एक्सेप्टिंग ऑल द प्रोजेक्ट हैव पे बैक एंड रेस टू बी। मतलब क्या, अब जैसे मिसाल दे दी है, आपने वही मिसाल लेके चलते हैं, 100 रुपये लगाए, अब आपने देखा कि भाई 100 रुपये तो मैंने लगा दिए, अब ये इन्वेस्टमेंट 100 रुपये मुझे वापस कब करेगी, मतलब मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस कैसे होगी, 100 रुपये वापस कैसे होगी। तो ये चीज़ इसमें की जाती है कि कितने अरसा लगेगा इसको 100 रुपये, ये जैसे मिसाल दिया आपने कोई 100 रुपये की सिक्योरिटी ख़रीद ली, मतलब इसलिए मैं 100 रुपये की मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो वो कितने सालों बाद, ये कितने महीनों बाद ये 100 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे, और इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं आएगा। कट ऑफ टाइम 2 ईयर्स, अच्छा आपने बोला कि यार 2 साल में चलाएगा तो फ़ायदा नहीं, तो अगर एक्सेप्ट ऑल प्रोजेक्ट पे बैक ऑफ 2 ईयर्स और लेस देन और रिजेक्ट मे बी पेबल टू, मतलब अगर आपने एक अंदाज़ा लगाया गया 2 साल में अगर ये मेरे पैसे वापस आ जाते हैं या फिर मुझे पैसे उतने मिल जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न्स क्या होता है, सम मेजर्स ऑफ एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट, सम मेजर ऑफ एवरेज अकाउंटिंग स्पेसिफिक क्या नेट, आप प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल इफ़ इट इज़ एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न एक्सीड अ टारगेट एवरेज अकाउंटिंग। ठीक है। अब क्या है कि एक प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हो रहा है किससे, इफ़ एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न एक्सीड हो रहा है टारगेट अकाउंटिंग रिटर्न। मतलब यानी कि क्या कि आपने वो सोचा था कि भाई एवरेज अकाउंटिंग आपने एक अकाउंटिंग कर ली, एज्यूम कर लिया, तो वो आपका जो एक्सेप्ट यानी मतलब आपने क्या किया, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्ट इफ द अकाउंटिंग रिटर्न इज़ एक्सीडिंग एवरेज अकाउंटिंग, मतलब आपने सोचा कि भाई इससे मुझे 100 रुपये लगाए तो 150 रुपये मिल जाएंगे, हो सकता है आपको 160 मिल जाए, तो फ़ायदा है ना। तो ये बात है। अब है इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न IRR, we try to find a single rate of return but summary is to be married to the project। ठीक है। अब क्या है, we want the rate of internal rate of return is sense that depend upon the cash flow of a particular based on IRR rules an investor is accept if the IRR exceeding the required return it to be reject otherwise, और return is to be क्या होता है on which required that result to be a zero or with to be। अच्छा IRR जो है ना वो आपके जो NPV के साथ है, सॉरी लिंक्ड है। ठीक है। अब आपने NPV निकाल ली, ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है वो 2 NPV निकालें, कि 10% पे NPV निकालें और 20% पे NPV निकालें। अब आप इन दोनों को मर्ज करते हैं, एक फार्मूला होता है पूरा कि परसेंटेज माइनस, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, पर एक पूरा फार्मूला होता है IRR का, वो आपने लगाया। अब आपने देखा कि हाँ यार क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब 2 प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी तो है नहीं, तो आप क्या प्रोजेक्ट को यानी मतलब जब देखें सिंगल यानी मतलब सिंगल NPV पे आप डिसीजन नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
तो आपने दो या तीन, दो तो होती हैं, खैर तीन तो नहीं होती, एक साथ तो नहीं कर सकते, लेकिन दो है, तो उसको चेक करने के लिए कि इन प्रेजेंट वैल्यू आपने सही निकाली है या नहीं, आईआरआर के फार्मूले में पुट करते हैं और फिर उसके ज़रिए आईआरआर निकालते हैं। अब उन प्रोजेक्ट को, अब वो एक वैलिड डेटा बन गया, मतलब पहले तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद जाके आपने उसको आईआरआर फार्मूले में पुट किया, दो प्रेजेंट वैल्यू निकलती हैं, उसको आईआरआर फार्मूले में आपने पुट किया और फिर देखा कि अब ये इन्वेस्टमेंट कितनी दे रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक, नहीं तो नेगेटिव है तो फिर आप उसको छोड़ देंगे। अब क्या है कि प्रॉफिटेबल इंडेक्स क्या है, इज़ आल्सो बेनिफिट रेशो कैश which define as present value, अच्छा ये present value of the future cash flow divided by the initial investment, यानी कि present value of the future cash flow present value किससे इससे निकलेगी, NPV के ज़रिए, ठीक है, और डिवाइड किससे कर दें आप, फ्यूचर कैश फ्लो बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और जो समरी दी गई है वो आप 152 पेज नंबर पे चेक कर सकते हैं। अब है मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आप किस तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेलिवेंट कैश फ्लो, जो कैश फ्लो रेलिवेंट कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट इज चेंज इन द फर्म, ठीक है, ओवरऑल फ्यूचर कैश फ्लो दैट comes to a direct consequences, the decision to take the investments in the relevant cash flow are defined in the term of incremental firm exist that to be called incremental cash flow। मतलब क्या कि रेलिवेंट कैश फ्लोज वो होते हैं जो इनके बगैर आप प्रोजेक्ट कर ही नहीं सकते, वो डायरेक्ट होते हैं डिसीजन के अंदर आपके आते हैं। जैसे मिसाल दे दिया, आप कोई फैक्ट्री लगा रहे, तो आपको फैक्ट्री लगाने के अंदर जो जो उसकी रेलिवेंट है ना कैश फ्लोज, जैसे आपको बिल्डिंग लगेगी, आपको उसमें प्लांट जाएगा, इसलिए ये रेलिवेंट है। और इंक्रीमेंटल which consist all or change it that to be direct consequences take to the project, मतलब क्या कि इंक्रीमेंटल वो होते हैं जो एडिशनल कर देते हैं, मतलब कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट इवेल्यूटिंग इन द केस ऑफ एनी और ऑल चार्जेस इन द फ्यूचर के लिए फ्लो ऑफ द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस थ्रू द प्रोजेक्ट, ये फ्यूचर के लिए होता है, और ये जो होता है मतलब डायरेक्ट बेनिफिट्स के लिए होता है। अब इस तरीके से संक कॉस्ट, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपने बोला कि भाई मैं एक साबुन की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो अब वो जो है साबुन की फैक्ट्री के लिए आपने मार्केट रिसर्च करवाई एक कंपनी से, बड़ी सी कंपनी से, उसने 50 लाख रुपए लिए और मार्केट रिसर्च करवाई और बोला कि भाई इसको आप इन्वेस्ट कर दें। अब हो सकता है कि आपने उसकी रिसर्च देखी और आपने बोला कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना तो ठीक है, तो या फिर अब इसका दूसरा ले लेते हैं कि उसने बोला कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, तो अब आपकी ये जो कॉस्ट है ना ये रिकवर नहीं हो सकती, ये संक कॉस्ट है, डूब गई कॉस्ट। अब उस वक्त प्रोजेक्ट बना नहीं था लेकिन आपने रिसर्च करवाई, इसको कोई रिकवर नहीं कर सकता वो प्रोजेक्ट, चाहे आप स्टार्ट करें या ना करें, अब वो संक कॉस्ट बनेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कि अगर आप साबुन की फैक्ट्री की जगह आप टूथपेस्ट की फैक्ट्री लगा लेते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनती है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट वही बात है कि साइड इफ़ेक्ट तो वही चीज़ें कि वो नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब कुछ कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होता है काम करने के लिए। फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे अगर आप इंटरेस्ट वगैरह ले लें, अदर इश्यूज भी आ सकते हैं। प्री फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब डेप्रिसिएशन समझ लें कि मतलब वैसे तो एक तो ये पहली बात ही नॉन कैश आइटम होता है डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका टैक्स बिल में कमी हो जाती है। अब जैसे मिसाल दे दिया, आपको पता ही होगा अकाउंट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एसेट जो है वो हमेशा डेप्रिशिएट होता है अपनी यूज़फुल लाइफ के दौरान, ठीक है। तो अब इसके यानी मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो कंप्यूट किस लिए की जाती है, यानी मतलब इसकी रेलिवेंट फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़रूर होती है। मॉडिफाई CRC डेप्रिसिएशन है कि बेसिक आइडिया क्या है कि एवरी एसेट टू पर्टिकुलर और इस्टेब्लिश फॉर एसेट फॉर टैक्स पर्पसेस, मतलब अब आपको जैसे मिसाल दे दिया है कि कोई एसेट तो आपने 1 लाख रुपए का ख़रीद लिया, तो अब उसकी यूज़फुल लाइफ 10 साल है, तो 1 लाख को 10 साल में डिवाइड करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन 10,000 आ जाएगी। तो इससे आपका बेसिक फ़ायदा क्या होगा? बेसिक फ़ायदा ये होगा कि आपका टैक्स का जो यानी टैक्स का जो बजट है या टैक्स जो है वो कम होता जाएगा,
रिटर्न ऑन यानी कि मतलब रिटर्न जो है यानी कि भाई मिनिमम एट अ मिनिमम रिटर्न वी रिक्वायर्ड फॉर proposed non-finance investment must be at least large, at least होना चाहिए, large होना चाहिए. किसके large होने? given the buy financial asset of similar risk. मतलब थोड़ा ये एटलीस्ट लार्ज होना चाहिए. लार्ज तो होना चाहिए कि हम बाय कर रहे हैं फाइनेंशियल एसेट, अगर हम सिमिलर एसेट लें तो ठीक है. लेसन क्या है? फॉर मेकिंग मार्केट हिस्ट्री. ठीक है, क्या है कि द रिवॉर्ड ऑफ बीइंग बेयरिंग एसेट रिस्क, और फिर इसके बाद ग्रेटर पोर्शन रिवॉर्ड जो है वो ग्रेटर द रिस्क. मतलब यानी कि जितना रिस्क उतना ही आपका रिवॉर्ड. अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अंधाधुन रिस्क लें और अंधाधुन रिवॉर्ड कमाएं. ये है कि अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से रिस्क लेना है, कौन कौन से रिस्क होंगे अभी डिस्कस करेंगे तो मैं वहाँ बताऊंगा. इफ़ यू बाय एसेट और एनी सॉर्ट ऑफ गेन फॉर इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अगर आपको जाहिर बात है, और रिटर्न जो है वो डॉलर इन टर्म ऑफ डॉलर्स यानी कि मतलब किया जाता है. नॉर्मली टू होते हैं कि अर्निंग कितना हुआ, कैपिटल गेन कितना हुआ. अर्निंग मतलब जैसे मिसाल दी आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और डिविडेंड आपको मिल रहा है तो ये आपकी अर्निंग है. और कैपिटल गेन मतलब अब शेयर आपने खरीदा था 100 रुपये पे, अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 110, तो 10 रुपये का आपका गेन है. ये है कि भाई डिविडेंड के जैसे मिसाल दी जाए डिविडेंड बिगनिंग यानी कि कितनी प्राइस थी और उस पर कितना डिविडेंड मिला. इस तरीके से आपने जब शेयर ख़रीदा था, मैंने मिसाल दी 100 रुपये का ख़रीदा था, तो माइनस करें आप उसको 10 रुपये, तो आपको 10 रुपये गेन हो गया. टोटल परसेंटेज कितने? डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड. अब परसेंटेज रिटर्न है डॉलर रिटर्न्स स्लैश बिगिनिंग मार्केट वैल्यू. ठीक है, अब डिविडेंड प्लस चेंज इन मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय बिगिनिंग मार्केट वैल्यू. ये है यानी कि मतलब चेंजिंग कितनी वैल्यू हुई और डिवाइड कितनी थी और बिगिनिंग कितनी थी, और फिर इसके बाद जाके डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड इसको ऐड कर दें. अब एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरेज रिटर्न कह लें इन्वेस्टमेंट के लिए, वेरी करता है. वेरी मतलब यानी वेरिएबल होता है. ये क्या जाहिर सी बात है, हिस्टोरिकल रिटर्न्स होता है कि भाई कितना रिटर्न आया, 1 आया है, 2 आया, 3, इस तरीके से आप इसको स्टैंडर्ड डिवीजन टू बी स्क्वायर वेरिएंस. स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे उसके अंदर उस तरीके से रिटर्न और निकलते हैं आपके. अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब क्या है? प्रीमियम डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न ऑन द रिस्क इन्वेस्टमेंट दैट रिस्क टू बी. मतलब क्या? रिटर्न प्रीमियम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और माइनस रिटर्न फाइनेंशियल, यानी ये इस तरीके से फॉर्मूला है. तो कैलकुलेट किस तरीके से? द डिटरमाइन द स्क्वायर डेविएशन फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और मल्टीप्लाई बाय ईच पोजीशन स्क्वायर डेविएशन फॉर इट्स पॉसिबली add up all the products. पोर्टफोलियो क्या होती है कि पोर्टफोलियो के अंदर मतलब समझ लें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक मार्केट में भी, बॉन्ड मार्केट में भी आप गए हुए, आपने कुछ पैसा सेविंग का इन्वेस्टमेंट नहीं है ये, कुछ आपने समझ लें कि कब किसी कंपनी दो शेयर की कंपनी थी उसके अंदर भी पैसा लगाया हुआ है, तो ये आपका एक पोर्टफोलियो मतलब यानी कि डिफरेंट जगहों से यानी एसेट आप कलेक्ट कर लें, स्टॉक बॉन्ड या कुछ और कर लें, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाता है. अच्छा, वेटेड एवरेज ऑफ टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू क्या होता है इसके अंदर में? अब आप जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो बन रहा है तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें अंदर एवरेज से आप काम लेते हैं. भाई जैसे मिसाल दिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो थी आपने दोस्त पे की तो उससे कितना प्रॉफिट आया, या फिर उसकी वैल्यू कितनी बढ़ी, कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो स्टॉक की प्राइस कितनी बढ़ी, डिविडेंड कितना आया, बॉन्ड लिए हुए थे इंटरेस्ट कितना आया. इस तरीके से वेरिएंस ऑन पोर्टफोलियो इज़ नॉट जनरली सिंपल combination of the variation of the asset. ठीक है, combination asset is not portfolio substantially alternative factor to by the investor. अब रिस्क वही आगे जो मैंने आपसे बोला था ना, अभी डिस्कस करेंगे. रिस्क एक दो यानी मतलब मेन टाइप्स होती हैं, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क. रिस्क that influence the large number of asset is called market risk. जैसे कि जीडीपी, अभी जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है तो कोरोना वायरस यानी कि 2020-2021 के अंदर कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कई कंट्रीज़ की बल्कि ओवरऑल वर्ल्ड की भी इकॉनमी जो है वो कम हुई है, तो जीडीपी कम हुई है. अब ये रिस्क है, तो
और इस तरीके से इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सालों से ही, बल्कि काफ़ी साल से ही इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई रखे गए हैं। अब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है कौन पैसा इंटरेस्ट पे यानी ब्याज पे सूद पे लेकर कौन पैसा लगाना चाहेगा। और इन्फ्लेशन और पाकिस्तान में आजकल यानी कि 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन भी हो रहा है, 10% तक भी इन्फ्लेशन गया 2010 के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन है। अब आप इस रिस्क को ख़त्म कैसे कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ये रिस्क रहते हैं। अफेक्ट द वेजेस ए कॉस्ट ऑफ लेबर सप्लाई है, भाई वेजेस पे अफेक्ट होता है, वेजेस सप्लाई और पे एसिड ओन द कंपनी और सेलिंग प्राइस। अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये रिस्क वो होते हैं जो अफेक्ट सिंगल और मोस्ट लीस्ट नंबर ऑफ एसिड, बिकॉज क्या होता है ये रिस्क आर यूनिक होते हैं इन द इंडिविजुअल कंपनी, एसिड इज कॉल्ड यूनिक एंड स्पेसिफिक रिस्क, ठीक है। द और स्टेक कंपनी डेट अफेक्ट द शेप टू बी प्राइमरी कंपनी एंड डेट टू बी। अच्छा, ये जो होते हैं रिस्क, ये होते हैं यानी या तो बहुत एक पे होंगे या फिर बहुत छोटे बिजनेस पे या एसिड्स पे होते हैं रिस्क। जैसे तरीके से ऑयल कंपनी की मिसाल दे रही है कि उसके अंदर कंपटीटर भी है, सप्लायर भी है, विच हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड सप्लाई इन द मार्केट, लिटिल इफेक्ट होते हैं इनके। अब ये इसका फॉर्मूला है कि भाई सिस्टमेटिक पोर्शन है, यानी अगर आप रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें सिस्टमेटिक पोर्शन और अनसिस्टमेटिक पोर्शन, फिर सिस्टमेटिक पोर्शन इस तरीके से। अब डाइवर्स यानी मतलब डाइवर्स पोर्टफोलियो रिस्क से मतलब यानी कि प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द एसेट टू बी, मतलब डाइवर्सिफिकेशन एक टर्म यूज़ की जाती है हमेशा इन्वेस्टमेंट में कि इसके मायने क्या होते हैं कि आप अपना पैसा यानी डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये मना किया जाता है। क्यों किया जाता है? जाहिर सी बात है, अगर जैसे मिसाल दिया आपने सारा पैसा ही स्टॉक मार्केट में लगा दिया, तो अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई या फिर आपने जिन शेयर्स पे पैसा लगाया वो सारे ही गिर गए तो आपके सारे पैसे चलाएंगे। तो कभी भी कोई एक इंटेलिजेंट या कोई गुड अच्छा इन्वेस्टर्स कभी भी एक पैसा जो अपना पैसा है वो एक जगह नहीं लगाता, वो हमेशा डिफरेंट जगहों पे लगाता है। जैसे बॉन्ड्स में लगा दिया, स्टॉक मार्केट में लगा दिया, रियल एस्टेट में लगा दिया, थोड़ा पैसा सोने ख़रीद लिया, फॉरेन करेंसी ख़रीद ली, तो ये होता है। अब बेनिफिट्स इसके अंदर वो मैं बता चुका हूँ कि भाई जितनी सिक्योरिटी ऐड होंगी आपका उतना रिस्क कम होता जाएगा, मोर सिक्योरिटी मोर रिस्क कम, ठीक है। और स्प्रेडिंग द अक्रॉस द एसिड इज एलिमिनेट द सेम रिस्क, यानी मतलब एलिमिनेशन हो जाएगी रिस्क की। 2 की फैक्टर हैं कि डिस डाइवर्सिफिकेशन के कि भाई सम ऑफ द रिस्क एसोसिएट विद इंडिविजुअल कैन बी एलिमिनेट बाय फॉर पोर्टफोलियो। मतलब अब जैसे मिसाल दे दी है कि अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया, आपने अपना पैसा जो था वो सिर्फ स्टॉक मार्केट पे नहीं लगाया, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, तो आपकी और चीज़ें तो है ना, सोना आपके पास पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट में पैसा लगाया वो पड़ी हुई है, आपने बॉन्ड मार्केट में लगाया वो पड़ी हुई है, तो ये है। तो मिनिमम लेवल रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट सिंपली डाइवर्सिफिकेट टू बी, मतलब रिस्क तो रहता है, ये ध्यान में रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे रिस्क तो रहेगा, ठीक है, वरना आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप सीधा बैंक में पैसा रखें और फिर इसके आगे उससे इंटरेस्ट लें, लेकिन उसमें भी एक रिस्क है, पता है क्या, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया इंटरेस्ट रेट से तो वहाँ पे भी रिस्क तो रहता है, ये ध्यान में रखें। तो सिस्टमेटिक रिस्क क्या है कि एसेंशली एलिमिनेट करता है किसको, डाइवर्सिफिकेशन को, यानी मतलब अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है वो एलिमिनेट कर देता है किसको, डाइवर्सिफिकेशन को। तो लार्ज पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नो सिस्टमेटिक रिस्क। अच्छा, सिस्टमेटिक रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेट, वही बात है कि भाई इंटरेस्ट बढ़ गया अपना, अनसिस्टमेटिक तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो ख़त्म हो, यानी मतलब अगर आप पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो अनसिस्टमेटिक रिस्क तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन सिस्टमेटिक रिस्क ख़त्म नहीं हो सकता। वही बात मैंने बोली कि कोविड के टाइम में तमाम इकोनॉमीज़ जो है वो गिर रही हैं, तो इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। इस डाइवर्सिफिकेशन से भी नहीं कम कर सकते। इंटरेस्ट रेट, पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है कोई नहीं जानता, बस बढ़ा हुआ है इंटरेस्ट रेट। क्यों बढ़ा हुआ है आज तक कोई रीज़न ही नहीं पता लग पाया कि पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान का इन्फ्लेशन भी आजकल अगर आप देख रहे हो मार्केट को, अगर आप गूगल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है, तो इसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ठीक है।
अब टोटल रिस्क और सिस्टम, ऐसे जब भी इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है तो उसके अंदर दो चीज़ें की, सिस्टमेटिक रिस्क को भी कंसिडर किया जाता है और अनसिस्टमेटिक रिस्क। अनसिस्टमेटिक रिस्क तो वो सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो कैन नॉट बी डाइवर्सिफाई, यानी कि मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन से ख़त्म नहीं हो सकता, ये कैन बी डाइवर्सिफाई हो सकता है, यूनिक रिस्क टू बी। अब वी यूज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कितना कैपिटल की कीमत है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वी यूज द टर्म रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न अप्रोप्रिएटली डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटरचेंजेबल, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसोसिएट विद एन इन्वेस्टमेंट डिपेंड अपॉन द रिस्क, सही है। अब वी नो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि भाई जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफ्लेक्ट द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एज अ होल, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल रिफ्लेक्ट क्या है, एक तो इक्विटी है और दूसरा डेप्ट है। इसका फॉर्मूला ये है D1, यानी कि मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी D1 और P और G, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट यानी कीमत कितनी है, यानी कर्जे की, कर्जा यानी कि जो कंपनी को रिटर्न करना है। जैसे कि मिसाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट इज द रिटर्न दैट फर्म क्रेडिटर डिमांड ऑन द न्यू बोरिंग, मतलब यानी जो फर्म क्रेडिटर है वो डिमांड करेगा ऑन द न्यू बोरिंग। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय यूजिंग द इंटरेस्ट रेट इन द फाइनेंशियल मार्केट। जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको देख के कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जा सकती है। यानी मतलब समझ लें, आपको पैसा उधार ले रहे, 100 रुपये ले रहे हैं, अगर 10% इंटरेस्ट रेट है तो कितना, मतलब यानी कि आपको कीमत अदा करनी, तो 10 रुपये आपको अदा करनी पड़ेगी, समझ लें। अल्टरनेटिव वी यूज द बोरिंग रेट इज द इंटरेस्ट रेट आर न्यूली इशूड द बॉन्ड इज सेम भी हो सकता है। प्रेफरेंस स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस स्टॉक, यानी कि मतलब क्या, इसके अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाई जो प्रेफरेंस स्टॉक्स होते हैं उनका जो डिविडेंड होता है वो हमेशा फिक्स होता है फॉर अ पीरियड ऑफ परपेचुइटी के लिए, यानी मतलब एक पीरियड के लिए उसका फिक्स होता है। तो अब कैपिटल स्टॉक स्ट्रक्चर जो है वो भी कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग पर प्राइस, यानी मतलब पूरे कंपनी की अगर मार्केट इक्विटी निकालनी है तो उसको क्या करें कि मल्टीप्लाई, पहले तो जितने भी वैल्यू ऑफ द इक्विटी की निकालने के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग यानी कितने हैं, और प्राइस जो है उससे आपकी निकालें। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डेप्ट बाय D कैन बी कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, जितने आउटस्टैंडिंग है उनको और सिंगल बॉन्ड से मल्टीप्लाई कर दें जो उसकी यानी प्राइस है, मतलब 100 रुपये का है तो उससे बाकी नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। और उसके बाद जाएंगे इसका कम्बिनेशन क्या बनेगा, इक्विटी और प्लस डेप्ट, तो 100% ये बन जाएगा। अब इस क्या कहलाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर वेट। अब effective interest paid by the corporation is deduct by payment in stock such as to be, मतलब क्या, जब भी मतलब यानी कि इंटरेस्ट पे किया जाता है कॉर्पोरेट को तो टैक्स डिडक्ट कर दिया जाता है बाय पेमेंट टू द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर सच एज डिविडेंड आर नॉट टू बी डिडक्ट टू बी, ठीक है। द मेन गवर्नमेंट pays the same interest। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब तो कैलकुलेट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है कि फर्म ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वी मल्टीप्लाई द कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर विद एसोसिएट कॉस्ट एंड ऐड द पीसेस, मतलब क्या, द रिजल्ट इज का वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट, मतलब क्या करें, वी मल्टीप्लाई द कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, विद एसोसिएट विद कॉस्ट जितनी भी ऐड अप द पीसेस वो है, ये इसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट। वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट इज द ओवरऑल रिटर्न द फर्म मस्ट अर्न टू इट एग्जिस्ट टू एट टू, मतलब क्या कि ओवरऑल रिटर्न कितने रिटर्न अर्न कर रही है कंपनी इज ऑन इट्स एग्जिस्टिंग एसेट, मतलब जितने कंपनी के पास एसेट हैं उस पे कितना रिटर्न कमा रही है, टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। जाहिर सी बात है जब कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक की प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। और क्या है, इट आल्सो
it is also required return on investment by the firm that have the same risk, ठीक है, existing operations. Some for evaluating the cash flow of proportionate expenditure discount rate हम पहले पढ़ चुके हैं. For the firm using specific to be, ये इसका फॉर्मूला है. और फिर इसके बाद डिस्काउंट टू बी ओवरऑल कैश फ्लोज. अब गाइड प्रिंसिपल क्या है कि चूज द डेप इक्विटी रेशियो. डेप इक्विटी रेशियो मतलब यानी कितना कर्ज है और कितनी इक्विटी है, यानी डेप को अदा करने के लिए कितनी इक्विटी आपके पास मौजूद है. इज अगेन टू चूज द कोर्स ऑफ एक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है. अब when it come to the capital structure decision, the same or maximum value of the firm हो, मतलब क्या है, अगर डिसीजन के अंदर आ रहा है तो ये सेम देन maximum value of the firm as a whole. Since the value of discount rate move opposite direction, so we say the value of the cash flow is to maximum to minimum, ठीक है. मतलब अगर जैसे मिसाल हमने डिस्काउंट रेट किया और इसका डिस्काउंट रेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म की वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट है वो गिर रही है, मिनिमम यानी मेरे नीचे आ रही है. फर्दर द पर्टिकुलर डेब्ट इक्विटी रेशियो प्रेजेंट द ऑप्टिमम capital structure if result lower possible weighted average capital cost, or optimum capital structure is also called a firm target structure. अब फाइनेंशियल लेवरेज मैं आपको भी समझा दूं कि कंपनी कभी कभार ऐसा करती है कि अपने एसेट खरीदने के लिए इक्विटी का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन कर्ज लेके वो काम चला लेती है. ये होता है, कंपनी अपनी एक स्ट्रेटजी होती है वो करती है. ये मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल लेवरेज ये होता है. रेफर टू एक्सटेंड वेयर द फर्म रिलीज ऑन डेप्ट, यानी मतलब डेप्ट रिलीव करे. द मोर डेप्ट द फर्म यूज टू कैपिटल स्ट्रक्चर टू बी, वही बात की जा रही है कि भाई वो इक्विटी नहीं लेती, वो कैपिटल यानी मतलब जो डेट होता है उसी से वो काम चलाने देती है. इस ड्रामेटिक अल्टर द पे ऑफ टू द शेयर होल्डर, ठीक है, बट नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. मतलब शेयर होल्डर को तो मिल जाता है लेकिन द ओवरऑल इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वही बात मैंने बताई थी कि इस पे ये करती है. अब अफेक्ट द फर्म लेवरेज डिपेंड किस पे करता है, कंपनी एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. व्हेन द एबिट इज रिलेटिव हाई द लेवरेज इज बेनिफिशियल. अगर एबिट ज़्यादा है तो लेवरेज बेनिफिट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का आपको यानी मतलब जैसे आप कहीं ना कहीं से तो पैसा अरेंज कर रहे हैं ना, तो अगर इंटरेस्ट यानी मतलब एबिट ज़्यादा है तो फ़ायदा है. अनएक्सपेक्टेडली सिनेरियो लेवरेज इज इंक्रीज द रिटर्न शेयर होल्डर इज मेजर बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड EPS अर्निंग पर शेयर. यानी कि मतलब अगर लेवरेज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न अर्निंग पर शेयर. अब ए शेयर होल्डर आर एक्सपोज टू मोर रिस्क under the proportionate capital structure since क्या के EPS और ROE and return on investment are much more sensitive to change EBIT in this cases. यानी कि मतलब अगर शेयर होल्डर एक्सपोज होता है मोर रिस्क पे जाएगा प्रोपोर्शनल कैपिटल स्ट्रक्चर सिंस द EPS और EOB इज आर मोर सेंसिटिव टू चेंज EBIT इन दिस केस, ठीक है. अब बिकॉज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बोथ एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर और रिस्कनेस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन हो जाएगी बात. होम मेड लेवरेज यानी मतलब होम मेड लेवरेज द लास्ट कंक्लूड इज नॉट नेसेसरी करेक्ट. जैसे शेयर होल्डर जो हमने पिछला कंक्लूड किया वो ज़रूरी नहीं कि ठीक ही हो, बिकॉज किसकी वजह से कि भाई शेयर होल्डर एडजस्ट द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल बाय बोरिंग और लेंडिंग इट्स ओन. ये भी होता है, मैंने आपको बताया कि भाई बोरिंग कहीं ना कहीं से तो आप करेंगे ना, तो वो है. तो यूजिंग द पर्सनल बोरिंग टू अल्टर द रिफाइनरी मतलब पर्सनल अपनी खुद की ज़ाती, मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पे जाके बोरिंग करें, तो पर्सनल बोरिंग से भी अल्टरनेटिव डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कर सकते, तो उसको होम बेच. मतलब क्या आप किसी बैंक के पास नहीं गए, आप किसी और इदारे के पास नहीं गए, आपने पर्सनली बोरिंग करना शुरू कर दी, मतलब डायरेक्टर वगैरह नहीं बोरिंग देना शुरू कर दी या फिर उससे करना शुरू कर दी, तो उसको होम मेड बोरिंग होम मेड लेवरेज कह सकते हैं.
अनरिवील अनलेवरिंग किसे कहते हैं, टू क्रिएट द इन्वेस्टर बोरिंग ओन while the unlevering investment is must be loan out of the money। मतलब क्यों क्रिएट करते कि लेवरेज करते किस तरीके से, इन्वेस्ट बोरोअर ऑन देयर ओन मनी यानी अपने मनी के लिए, और फिर क्या है कि अनलिवर इन्वेस्टर मस्ट लोन आउट द मनी यानी जो लिया है उसने लोन आउट करे वो। एमएम प्रॉपर्टी अब डिस्कस करते हैं। वी शैल प्रोपोर्शनली प्रेजेंट एमएम प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्या है, द प्रोपोर्शनेट क्या है कि स्टेट दैट कंप्लीट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द फर्म अरेंज इट फाइनेंस। मतलब ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फाइनेंस किस तरीके से अरेंज किया जाता है प्रॉपर्टी। और दूसरी तरीके द कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड अपॉन थ्री थिंग्स यानी कि मतलब दो चीज़ें हैं कि पहला क्या है कि फाइनेंस किस तरीके से अरेंज किया जाता है, और दूसरा क्या है कि इक्विटी डिपेंड किस पे करती है। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन फर्म एंड एसेट, जाहिर सी बात है इक्विटी मतलब वैल्यू किस तरीके आपके एसेट कितने हैं, मतलब बैलेंस शीट अगर देखें तो एक इक्विटी साइड होती है और एक एसेट साइड होती है। और दूसरा क्या कॉस्ट ऑफ डेट यानी कितनी कीमत है डेट यानी कॉस्ट ऑफ कितनी कीमत है, और डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है अकॉर्डिंग टू ये उसका फॉर्मूला दिया गया है। अब पोर्शन टू शो द फर्म कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन बी broken into two component। किस तरीके से रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन फर्म एसेट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फर्म ऑपरेशन एक्टिविटी। ठीक है, अब इंटरेस्ट रिस्क इज इनहेरिट इन द ऑपरेशन इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क यानी इनहेरिट रिस्क ऑपरेशन फर्म में तो कुछ रिस्क जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं बिजनेस के साथ। डिपेंड अपॉन द सिस्टमेटिक रिस्क, वही बात है कि सिस्टमेटिक रिस्क हमने पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल में कि सिस्टमेटिक रिस्क चाहे इंटरेस्ट रेट हो, इन्फ्लेशन रेट हो या जीडीपी गिर जाए, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये इनहेरिट रिस्क के आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसके अंदर ये मसले है। डिटरमाइनिंग द क्या फॉर्म ऑल द इक्विटी फर्म कंपोनेंट इज ज़ीरो होते हैं। इंक्रीज डेब्ट रिस्क डेब्ट फाइनेंसिंग राइज रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड द रिस्क बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर इंक्रीज। ठीक है, इस कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। मतलब क्या है कि जितना डेब्ट आप इंक्रीज इन डेब्ट फाइनेंसिंग रिस्क होता है जितना होता है रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल टू द रिस्क बॉन्ड बाय द इन्वेस्टर टू बी। अब डेब्ट फीचर्स कॉर्पोरेट टैक्स डेब्ट फीचर क्या है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट इज डिडक्टिंग और बेनिफिट फॉर द फर्म। मतलब क्या कि इंटरेस्ट जो है वो पेड किया जाएगा लेकिन टैक्स डिडक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेनिफिट ऑफ द फर्म। फेल टू मीट द डेब्ट फाइनेंसिंग में लीड टू बैंकरप्ट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर आपने यानी मतलब डेब्ट फाइनेंसिंग नहीं कर पाए तो आपको बैंकरप्सी यानी कि आपकी कंपनी को ताला लग सकता है। टैक्स सेविंग इज कॉल्ड इंटरेस्ट टैक्स सेविंग यानी मतलब टैक्स आप सेविंग बचा रहे हैं तो इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगी इस तरीके से। और प्रॉफिट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट शील्ड ये इसका फॉर्मूला है। और फिर क्या है 1/2 भी इसका फॉर्मूला है। देयर इज नो टैक्स पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ द फर्म लेवरेज इज इक्वल टू द फर्म अनलेवरेज। लेवरेज हम पढ़ चुके हैं, लेवरेज फर्म और वैल्यू। implications of proportioning the firm capital structure is irrelevant। वही के weighted average cost of capital is the same not matter what maximum of the debt and equity used to be। the no tax case की the cost of equity ठीक है पहला where return on asset or is the weighted average cost of capital return on debt यानी मतलब debt की बात in the cost of debt और equity ये इसका फॉर्मूला है पूरा। अब डायरेक्ट बैंकरप्सी कॉस्ट क्या है कि मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट बैंकरप्सी इसके अंदर लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब यानी कि अगर आपको पता हो कि जब भी बैंकरप्सी होती है किसी बंदे की या कंपनी की तो एक लीगल
पूरी एक समझ ले कोर्ट के अंदर पूरा एक प्रोसीडिंग चलती है, तो ऐसे तो उस प्रोसीडिंग को कैरी करने के लिए कोई ना कोई बंदा, वकील, कुछ ना कुछ लीगल मामला होते हैं, फिर एक बंदा अपॉइंट हो जाता है जो आपके एसेट कब्जे में ले लेता है और फिर उसके बाद एक उनको बेच के वो आपके रिकवर, और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है जब वो सारी चीज़ें बेच रहा होता है तो बहुत सारी की कॉस्ट होती है, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है आपकी। और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, मतलब इन्वॉल्व बैंक्रप्सी फाइल इनकरिंग फाइनेंशियल डिस्क्रीज, मतलब कोई ऐसी कॉस्ट हो सकती है जो डायरेक्टली ना हो लेकिन उस बैंक्रप्सी में मतलब मदद करेंगी। अब फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट क्या, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएट विद गोइंग बैंकरप्ट फॉर एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। अब ओपिनियन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के मतलब विद नो टैक्स और बैंक्रप्सी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म और वेटेड एवरेज कॉस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कोई विद नो, अगर कोई भी, पहला केस क्या है कि इसके अंदर कि कोई भी टैक्स और कोई भी बैंक्रप्सी कॉस्ट जो है वैल्यू ऑफ द फर्म पे हो, और यानी कि और वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट नॉट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। पहली बात, विद कॉर्पोरेट टैक्स और नॉट बैंक्रप्सी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है कोई बैंक्रप्सी कॉस्ट नहीं होगी तो, और वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट जो होगा वो अमाउंट होगा वो गोन अप, बट द डेप्ट अप, यानी मतलब डिक्रीज, यानी समझे इस तरीके से कि भाई जो कॉर्पोरेट टैक्स है और नो बैंक्रप्सी कॉस्ट है तो वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो गई, ठीक है, और वेटेज एवरेज कैपिटल कॉस्ट डिक्रीज होगी एज द अमाउंट ऑफ द डेप गोन अप, यानी कि जैसी अमाउंट डेप यानी कि कर्जे का रकम ऊपर जाएगी तो आपकी WACC यानी वेटेड एवरेज कैपिटल कॉस्ट जो है वो गिर जाएगी। अब वेयर द कॉर्पोरेट टैक्स और बैंक्रप्सी कॉस्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म reach the maximum, the optimum amount of borrowing at the same time to be minimized to be, मतलब या अगर जैसी कॉर्पोरेट टैक्स और बैंक्रप्सी जो कॉस्ट है द वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम कर जाएगी तो ऑप्टिमाइज क्या होगी, बोरिंग हो जाएगी। सम मार्जिनल मैनेजरियल रिकमेंडेशन क्या होती है, टैक्स बेनिफिट फॉर लेवरेज इज ओनली इम्पोर्टेंट टू द फर्म दैट आर प्लेइंग टैक्स पोजीशन, यानी कि मतलब जो लेवरेज के फ़ायदा है वो सिर्फ उन फर्म्स को है या फिर उनको है जो टैक्स पे कर रही है पोजीशन में। फर्म सब्सटेंशियली लॉस विल गेटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट शील्ड, यानी मतलब जो मतलब जाहिर बात है फर्म जो है वो सब्सटेंशियल लॉस कर रही है तो गेटिंग द वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट शील्ड उसको मिल जाएगी कि इंटरेस्ट भी पे कर रही है तो अब उसको टैक्स कम करना पड़ेगा, जो हम पहले देख चुके हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से आपको टैक्स कम करता है। फ्रॉम दैट वैल्यू सब्ट्रैक्ट द टैक्स शील्ड अदर सोर्सेज डेप्रिशिएटेड डेट टू बी बेनिफिट, वही बात के बेनिफिट डेप्रिसिएशन से भी आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी गिर जाते हैं। फर्म विद अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सपेक्टेशन फाइनेंस डिस्ट्रेस बोरिंग लेस देन द फर्म लोअर, मतलब क्या कि जो ग्रेटर रिस्क है एक्सपेक्टेशन फर्म डिस्ट्रेस का विल बोरो लेस देन द फर्म टू बी। अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस डिपेंड किस पे करता है, प्राइमरी द एसेट एंड इट डिटरमिन हाउ द ओनरशिप ऑफ द एसेट कैन बी ट्रांसफर। टेंजिबल इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जैसे गुडविल है, आपने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा है तो वो इंटेंजिबल एसेट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है कोई भी ऐसी चीज़ है जो रिसर्च है मार्केट, वो सारी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स में आती है। ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल किसे कहते हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन आपने एक्वायर की इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री आपने ले ली और उसका यानी कि कलेक्शन ऑफ पीरियड फॉर रिसीवेबल, मतलब उसके एवज जो आपको कलेक्शन पीरियड होना था वो कितना है। ये कैश साइकिल, कैश साइकिल का मतलब क्या है कि मतलब कि कैश बिटवीन रीइंबर्समेंट एंड कैश कलेक्शन, मतलब यानी कि कैश, या जैसे मिसाल दे दिया आपने कोई चीज़ बेची तो आपको कैश कितना उसका मिला और किसी चीज़ के लिए आपको रीइंबर्समेंट किया गया तो वो कैश साइकिल कहलाई जाती है। इन्वेंट्री पीरियड क्या है, टाइम टेक
टाइम इट टेक टू एक्वायर और सेलिंग इन्वेंट्री, मतलब जितना आपको टाइम, यानी आपने इन्वेंट्री पीरियड मतलब आपने ख़रीदी इन्वेंट्री, एक्वायर की और फिर उसके बाद जाके उसको सेल कर दिया, तो ये इन्वेंट्री पीरियड कहलाता है। रिसीवेबल पीरियड क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ इन्वेंट्री, यानी मतलब आपने जो माल जो था आपका ख़रीदा और उसके अंदर यानी कि आपको कलेक्शन कितने हुए, जैसे मोस्टली कंपनीज जो है वो उधार पे माल बेचती हैं, ये ध्यान में रखें। मोस्टली बहुत कम होता है कि जो कैश ट्रांजेक्शन्स करती हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि 10 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है, 20 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, डिपेंड करता है वो। तो उसके अंदर ये होता है कि आपने जैसे सेल कर दी, जैसे आज सेल कर दी सेल, तो आपने आज बुक कर ली, लेकिन उसके एवज जो अगर जैसे 10 दिन का पीरियड है तो 10 दिन बाद आपको पैसे उसके मिलेंगे। इसी तरीके से पे, अब आप जाहिर सी बात है जब मार्केट में बैठे हुए हैं और आप उधार पे माल बेच रहे हैं, तो मोस्टली आपका भी यही होता है कि आप भी उधार पे ही माल खरीदते हैं। अब जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जो सुपर मार्केट्स होती हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हमेशा उधार पे ही माल खरीदती हैं। ये होता है कि भाई इनका भी वही होता है, जैसे आपका रिसीवेबल में था कि भाई आज माल खरीद लिया, पेमेंट ये 10 दिन बाद करेंगे, आप भी इस तरीके से होता है। अब ऑपरेटिंग साइकिल इन्वेंट्री पीरियड इज प्लस रिसीवेबल पीरियड, यानी मतलब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या है, इन्वेंट्री पीरियड और रिसीवेबल पीरियड। और फिर कैश साइकिल का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग साइकिल माइनस पेबल पीरियड। अब क्या है कि भाई मैनेजर ऑपरेशन और कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल, यानी मतलब कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल किस लिए इस्तेमाल होता है, ऑपरेटिंग साइकिल जो है इन्वेंट्री प्लस रिसीवेबल। अब किस तरीके से, अब एक सवाल है कि किस तरीके से हम निकालेंगे कौन सी कंपनी का जो इन्वेंट्री पीरियड है या फिर रिसीवेबल पीरियड या पेबल पीरियड है वो सही है। तो अब आपके आपके डेज कितने होते हैं साल के अंदर, 365 डिवाइड कर दें जो टर्नओवर पीरियड है, मतलब यानी कितने दिनों में आपकी इन्वेंट्री जो है वो टर्नओवर कर रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब क्या कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री, यानी मतलब इन्वेंट्री, अब जैसे मिसाल दे दी आपने पहले ये डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते, आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालें। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दी डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यानी कितनी इन्वेंट्री आपके पास रहती है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये है कि कितनी इन्वेंट्री आपके पास रहती है, एवरेज रहती है, ठीक है। तो उसको डिवाइड किया, अब यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया तो उसको डिवाइड कर दे 360 से। ये आपका एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि ओपनिंग प्लस, सॉरी मैं गलत कह गया था ऊपर, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपकी यानी ओपनिंग आप इन्वेंट्री लें और फिर ऐड करें उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे मैं गलत कह गया था बात, ये बात है, इसमें एवरेज इन्वेंट्री इस तरीके से निकलती है आपकी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपकी निकलती है। मतलब है कि पहले आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद जाके आपका इन्वेंट्री टर्नओवर निकलेगा और फिर उसके बाद जाके आपका इन्वेंट्री पीरियड निकलेगा। अब इस तरीके से रिसीवेबल के अंदर क्या है कि 365 डेज होते हैं और रिसीवेबल टर्नओवर है। अब रिसीवेबल टर्नओवर का मतलब क्या है कि क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज अकाउंटिंग पीरियड। एवरेज अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उससे आपका ऑफिस कैश साइकिल किस तरीके से, ऑपरेटिंग साइकिल माइनस अकाउंट्स पेबल पीरियड। अब अकाउंट पेबल पीरियड किस तरीके से कि 360 डिवाइड बाय टर्नओवर वही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इन्वेंट्री पेबल, इसके अंदर इन्वेंट्री पेबल है। अब कैलकुलेट क्या है कि रिवील, यानी मतलब रिवील क्या कर रही है कि डिपेंड ऑन द इन्वेंट्री रिसीवेबल पेबल और टर्नओवर इफ इंक्रीज इफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल पीरियड गेटिंग लोअर डिक्रीज इफ टू बी। मतलब ये सब हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, इससे मतलब ऐसी बात है जो मतलब कंपनीज है जहन में रखें कि ज़्यादा ना इन्वेंट्री ख़रीदना चाहती है और ना ही कम ख़रीदना चाहती है। ज़्यादा ख़रीदेंगे तो उनका कैश फंस जाएगा, कम ख़रीदेंगे तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे बहुत जल्दी। तो ये सब चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। मोस्ट फर्म क्या करती है, जो पॉजिटिव कैश साइकिल होती है वो और रिक्वायर्ड टू मेंटेन फाइनेंशियल इन्वेंट्री एंड द रिसीवेबल लॉन्ग टर्म एज कैश। मतलब यानी कि जो मोस्ट कंपनीज जो है वो करती है कि वो पॉजिटिव कैश साइकिल करती हैं और दे रिक्वायर्ड मोर फाइनेंस फॉर इन्वेंट्री और रिसीवेबल फॉर अ लॉन्ग कैश पीरियड। अब ये लिंक बिटवीन द फर्म कैश साइकिल्स और प्रॉफिटेबल जो है वो यही है कि भाई आपका प्रोवाइड क्या करते हैं, टोटल
एसिड टर्नओवर, ठीक है। अब हायर द रेशो इज द ग्रेटर फर्म अकाउंटिंग रिटर्न, यानी कि रिटर्न ऑन एसिड कितना और रिटर्न, ये हम पिछले पहले पढ़ चुके हैं कि रिटर्न ऑफ एसिड और रिटर्न ऑन इन्वेंट्री क्या है। द शॉर्टर द कैश साइकिल इज लोअर द फाइनेंशियल इन्वेंट्री डेट टू बी, यानी कि मतलब क्या जितनी शॉर्टर होगी उससे क्या बढ़ेगा, लोअर द इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री और रिसीवेबल, मतलब जितनी शॉर्ट साइकिल है उतना ही वो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म किसके अंदर, इन्वेंट्री और रिसीवेबल के अंदर। और जो फर्म की जो टोटल एसेट्स हैं वो टोटल एसेट्स है और लोअर और टोटल जो टर्नओवर है वो हाई है, मतलब एसेट लो है लेकिन उसका लो, और फिर उसके बाद कि सॉरी आपके एसेट जो टोटल एसेट है वो लोअर एंड टोटल इन्वेंट्रीज जो है वो आपकी टर्नओवर जो है वो हाई है। अब इसके अंदर मतलब कंपनी जो है जैसे तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस पॉलिसी बनाती है कंपनी की भाई किस तरीके से इन्वेंट्री मैनेज करनी है, तो एक फ्लेक्सिबल होती है पॉलिसी और एक होती है रिस्ट्रिक्टिव। फ्लेक्सिबल पॉलिसी के अंदर क्या होता है, हाई रेशियो ऑफ द इन्वेंट्री जो सेल का वो, यानी मतलब जो हायर रेशियो होता है सेल का कि भाई मैक्सिमम हमारी इतनी सेल होती है उसको पिक करती है, और रिस्ट्रिक्टिव के अंदर क्या लोअर रेशियो जितनी हमारी कम से कम सेल होती है उसको पिक करती है ताकि आपके फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज किया जा सके। ये फ्लेक्सिबल पॉलिसी के अंदर लेस शॉर्ट टर्म डेट्स होता है और मोर लॉन्ग टर्म डेट पे फोकस किया जाता है, और रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में मोर शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट नहीं किया लेस। और इफ़ द पॉलिसी आर फ्लेक्सिबल विद रिगार्ड्स टू करंट एसेट, क्या मतलब यानी अगर फ्लेक्सिबल हो तो उसमें क्या होता है कीप लार्ज कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी इन बैलेंस, मतलब यानी कि जब फ्लेक्सिबल है तो उसके अंदर क्या करने की कोशिश की जाती है कि जितना कैश है मतलब वो लार्ज अमाउंट में रखा जाता है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है उसको भी लार्ज रखा जाता है। इस तरीके से लार्जर द इन्वेस्टमेंट इन कैश इन्वेंट्री है, और फिर इसके आगे मोर द लिबरल क्रेडिट टर्म, और फिर हायर द अकाउंटिंग रिसीवेबल। अब इस तरीके से रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में विच रिगार्डिंग टू कीप द कैश लो मार्केटेबल सिक्योरिटी उसका उल्टा है समझ लें, ठीक है। और मेक स्मॉलर इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, बहुत छोटी सी छोटी इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसके अंदर देखिए आप फ्लेक्सिबल के अंदर लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इन्वेंट्री में, इसमें उसका ही उलट है टाइड है नो क्रेडिट सेल्स और मिनिमम एक्ट टू बी, मतलब बहुत इसके अंदर क्या होता है कि क्रेडिट पीरियड ज़्यादा दे दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ क्या किया जाता है, इसके अंदर बहुत क्रेडिट पीरियड छोटा है, या तो क्रेडिट सेल की ही नहीं जाती, मतलब उधार पे माल बेचा ही नहीं जाता, लेकिन अगर बेचा भी जाता है तो बहुत कम बेचा जाता है, बोलते ज़्यादा कैश दो। अब जैसे आप समझ लेंगे हाथों हाथ बिकने वाली बात हो जाती है कि भाई जैसी मतलब यानी कि इन्वेंट्री बहुत कम है हाथों हाथ बिक जाएगी, ये बात की जाती है अक्सर स्टोर्स के अंदर ऐसा होता है। अब रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिड्यूस क्या करती है फर्दर सेल्स लेवल देन द अंडर फ्लेक्सिबल, यानी मतलब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो रिड्यूस करती है फ्यूचर सेल्स को अदर देन फ्लेक्सिबल। अब मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसिड इन्वॉल्व आ ट्रेड रिसीवेबल बिटवीन द कैरिंग कॉस्ट एंड शॉर्ट, यानी कि जो मेरे मैनेजिंग कर रहा है शॉर्ट टर्म एसिड को वो इन्वॉल्व होता है ट्रेड ऑफ में, एक तो पहली बात है ट्रेड ऑफ बिटवीन कैरिंग कॉस्ट और शॉर्टेज, ठीक है। अब एक कैरिंग कॉस्ट के अंदर के इंक्रीज विद इंक्रीज लेवल ऑफ करंट एसेट्स, ये आर द और फिर इसके आर द कॉस्ट टू स्टोर एंड फाइनेंस द एसेट, ठीक है। अब आर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएट विद द करंट एसेट, जिसमें करंट एसेट में कौन हो रहा है इन्वेंट्री आ रही है, आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब शॉर्टेज जो होगी उसका क्या होगा कि डिक्रीज विद इंक्रीज लेवल ऑफ करंट एसिड, यानी जैसे ही करंट एसिड आप यानी मतलब डिक्रीज होगी जैसे करंट एसिड का लेवल ऊपर जाएगा। और आर द कॉस्ट ऑफ रीप्लेनिश एसिड्स होगा, और फिर ट्रेडिंग एंड ऑर्डर जो होगा वो अवॉइड कर देगा स्टॉक आउट से कैश आउट से थ्रू मोर फ्लेक्सिबल ऑर्डर्स। अब कॉस्ट रिलेटेड टू लैक ऑफ सेफ्टी एंड रिजर्व, मतलब यानी कि इसके अंदर जो होगी लॉस ऑफ कस्टमर, यानी कि मतलब इसके अंदर कॉस्ट जो है वो रिलेटेड टू लैक ऑफ सेफ्टी, एक तो सेफ्टी नहीं होगी क्योंकि रिजर्व में कोई माल ही नहीं पड़ा हुआ, ये बात है। अब अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, फोकस करते हैं ऑन फाइनेंशियल साइड पिक्चर द टोटल एसेट रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फर्म एंड एक्सिबिट टू द एवरी टाइम फॉर मेनी रीजंस, ठीक है। अब जनरल ग्रोथ ट्रेंड यानी मतलब ऐसी बात है कंपनी जो है वो 5% की रफ्तार से जनरली ग्रो कर रही है,
सालाना, और एक होता है सीजनल वोकेशनली अराउंड द ट्रेंड। मतलब ये होता है जैसे मिसाल दे दिए, कब सर्दियाँ आती हैं तो कॉफ़ी की जो पाकिस्तान के अंदर डिमांड है वो एकदम बढ़ जाती है, चाय की भी डिमांड एकदम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दी एक सीजनल अफेक्ट आ गया। इसी तरीके से सर्दियाँ आती हैं तो पाकिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट्स की भी मांग बढ़ जाती है। नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स लोग कम खाते हैं, मतलब गर्मियों में बहुत कम खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं। तो ये होता है। अब अंडर प्रिस्क्राइब डे टू डे और मंथली फ्लेक्सेशन। अच्छा, जैसे सर्दियाँ की जैसे मिसाल दी, इस तरीके से ओकेशन डे आते हैं, जैसे 14 अगस्त आता है तो लोग झंडियाँ खरीदते हैं, बैच खरीदते हैं, टी शर्ट्स खरीदते हैं। इससे मतलब जाहिर सी बात है एकदम से डिमांड बढ़ जाती है उन चीज़ों की। और मंथली, अब जैसे रमज़ान का पीरियड यानी मतलब रमज़ान होता है, उसके अंदर समोसों पकौड़ों की जो सेल है वो किसी भी आम दिनों में से काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाती है। तो ये है। तो अब क्या होता है कि भाई जाहिर सी बात है टेम्परेरी सेल्स यानी मतलब जो मतलब अब आपका समझ लें हलवाई है जो ये बना रहा है समोसे पकोड़े, या फिर जो झंडिया ब्रांड कर रहा था, तो अब जाहिर सी बात है वो डेट सिर्फ 14 अगस्त पे ही बिकेगी ना। 15 अगस्त को तो कोई भी लेने नहीं जाएगा, कोई बोलेगा भाई मुझे झंडिया तो 15 अगस्त को कोई भी नहीं बोलेगा वो भी। तो ये है, अनप्रिडिक्टेबल होती हैं ये सेल्स। अब टेम्परेरी करंट एसेट्स यानी मतलब सेल्स और रिक्वायर्ड इन्वेंट्री बिल्डअप इन ऑफेंस सीजन, यानी मतलब सीजन आता है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको करना पड़ता है। एडिशनल करंट एसेट कैरी आउट ड्यूरिंग द पीक टाइम, वही बात है कि आपको एडिशनल चीज़ें खरीदनी पड़ती है। अब जैसे हलवाई ये पीक पीरियड है, अब जैसे ईद आती है, ईद पे मिठाइयों की डिमांड या केक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो एडिशनल होता है। फिर इसका लेवल ऑफ करंट एसेट विल डिक्रीज एज द सेल्स अकर, जैसे द करंट एसेट का एकदम से लेवल गिरता है। अब परमानेंट करंट एसेट क्या है, फर्म जनरली नीड टू कैरी मिनिमम करंट एसेट एट द टाइम। मतलब कुछ तो अब जाहिर सी बात है जो हलवाई बैठा हुआ है तो ये तो है कि भाई रोज़ के रोज़ तो कुछ ना कुछ तो उसके समोसे पकौड़े और मिठाइयाँ बिकती रहती है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो उसको रहना पड़ता है ना, कुछ ना कुछ तो वो रखेगा ना। कंसिडर एज इट टू बी बिकॉज द लेवल ऑफ कॉन्स्टेंट बिकॉज देट टू बी। अच्छा, मतलब बिकॉज द एसिड कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब ये थोड़ी कि वो उतना रखेगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब कैश रिजर्व रखने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है? कैश रिजर्व के फ़ायदे ये होते हैं कि जो फर्म है वो विल बी लेस एक्सपेंसिव, फर्म डिटेल टू बी बेटर टू बी। अच्छा, मतलब ये फ़ायदा होता है कि भाई कंपनी के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। अब वो हैंडल कर सकती है इमरजेंसी सिचुएशन को और एडवांटेज ले सकती है अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। जैसे मिसाल दे दिया है कि वो किसी इन्वेस्टमेंट जैसे शॉर्ट टर्म अब जैसे आपका 1 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है एक्सेस, मिसाल दे रहा हूँ, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आपने फ़ौरन पैसा खर्च कर दिया। आपने फ़ौरन बोला कि यार ये मार्केट से सिक्योरिटी उठा लो। तो जैसे शेयर है, शेयर में आपने बोला यार 1 लाख रुपए पड़े में ये कंपनी का लग रहा है शेयर बढ़ जाएगा। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा कि आप लगा दें शेयर, लेकिन सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। तो आपको लगा बढ़ जाएगा तो आपने क्या किया, आपने यार चलो 1 लाख रुपए लगा देते हैं। अच्छा, आपने लगा दिया, अब हो सकता है वो शेयर बढ़ गया और आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये हो सकता है इमरजेंसी। अच्छा, एक अल्लाह ना करे खुदा ना करे कोई इमरजेंसी आ जाए कि भाई अचानक से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका कैश हो। और नहीं हो तो फिर तो जैसे कैसे अवेल करें। इस तरीके से कौन क्या है कि जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है टू बी, अगर आपके पास घर में कैश पड़ा हुआ है और आप उसको या मार्केटेबल सिक्योरिटी पड़ी हुई है तो उसका रिटर्न जो है वो बहुत कम है। अगर घर में कैश पड़ा हुआ है तो वो तो बेकार है, मतलब सिर्फ आप उसको क्या करेंगे, घर में कैश पड़ा हुआ है, एक महीने से पड़ा हुआ है कैश, आपने कुछ भी नहीं किया, ना उससे कुछ ख़रीदा, ना उनको इन्वेस्ट किया, ना कुछ किया, तो वो तो बेकार है, उसकी वैल्यू तो ज़ीरो है। अगर मतलब यानी देखा जाए तो वो इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं दे रहा ना, अभी कोई प्रॉफिट तो नहीं दे रहा है ना। घर में वैसे 1 लाख कैश पड़ा हुआ है, आप देख के खुश होते नहीं, मेरे भाई 1 लाख कैश है, कोई फ़र्क नहीं है, यानी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। 1 लाख कैश 1 महीने बाद भी उतना ही है, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करें तो 1 साल बाद भी उतना ही है। इसे मेच्योरिटी हेजिंग ट्राई, इसके अंदर क्या कहते हैं, ट्राई टू फाइंड द फाइनेंशियल मेच्योरिटी एट द एसेट, मतलब क्या है कि वो मतलब ट्राई टू मैच फाइनेंशियल मेच्योरिटी विद एसेट मेच्योरिटी, यानी फाइनेंशियल मेच्योरिटी के साथ एसेट मेच्योरिटी को देखते हैं। अब फाइनेंस टेम्परेरी एसेट विद शॉर्ट टर्म डेट, ऐसी बात है कि जो फाइनेंस है वो टेम्परेरी करंट एसेट्स भी विद द शॉर्ट टर्म डेट्स के साथ। अब परमानेंट करंट एसेट ऑफ लाइक एंड फिक्स एसेट विद लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी।
अब इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट टर्म रेट आर नॉर्मली लोअर और लॉन्ग टर्म रेट आर, और फिर इसका लॉन्ग टर्म देन लॉन्ग टर्म एंड इट टू बी पे चीपर टू बी, यानी जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है वो कम होता है हमेशा और लॉन्ग टर्म जो होता है वो ज़्यादा होता है. फाइनेंस firm can got into trouble if the rate is increase quickly if it being too difficult to repay. मतलब जैसे होता है अगर एकदम से रेट बढ़ गया which may not able to refund it to pay. मतलब एकदम जैसे मिसाल दे दिए आज 31, जैसे मिसाल दे रहे हैं 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है, अब एकदम से रेट बढ़ जाए, होता है ना. जैसे कि अक्सर पेट्रोल के प्राइसेस ऐसे होते हैं कि 1 जनवरी को ये था, 31 फरवरी को, सॉरी 1 जनवरी को इतना था, 1 फरवरी को ये हो गया, तो ये होता है. अब विद कंप्राइज पॉलिसी द फर्म कीप रिजर्व टू द लिक्विड एसिड टू सीजनल वेरिएशन रेट टू बी. मतलब जो सीजनल वेरिएशन है उसको अवेल करने के लिए नीड हो सकता है कि सीजनल वेरिएशन के लिए कंपनी जो है वो थोड़े बहुत कैश रख सकती है. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, पहला क्या है, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी जैसे तो एक क्रेडिट ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है, कमिटेड और नॉन कमिटेड. कमिटेड क्या है, बीइंग अ फॉर्मल अरेंजमेंट वॉल कमिटिंग फीस और बीइंग टू बी लेस लीगल पेपर. और फिर इसके बाद यानी मतलब क्या, कमिटेड वो है कि जैसे एक फॉर्मल तरीके से लोन लिया जाता है जैसे बैंक से लोन ले रहे हैं या फिर वो, और नॉन कमिटेड मतलब किसी बंदे, जैसे मिसाल दे कोई बंदा है आपका जानने वाला है, आप उससे ले ले 1 लाख रुपए या बैंक से ले ले 1 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे तो 1 लाख रुपए काफ़ी है. तो इसके अंदर जाहिर से नॉन कमिटेड है तो लेस पेपर वर्क रिक्वायर्ड है, इसके अंदर मोर पेपर है कि वो स्टैम्प पेपर लेगा, आपको पूरा वो डिटेल देगा, मैंने फला शख्स को फला डेट पे इतने दिए और इस बंदे ने मुझे इतने वक्त बाद लौटाने के लिए, ये सब बातें होगी, ठीक है. और वैल्यूएशन जो क्रेडिट अरेंजमेंट है ओपन फॉर 2 और मोर ईयर्स हो सकती है और फिर लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो सकता है. अब सिक्योर लोन, सिक्योर का मतलब अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग है, असेसिंग बोरिंग इफ रिस्पॉन्सिबल इवेंट इफ रिसीवेबल आर नॉट कलेक्ट टू बी. मतलब क्या है कि रिसीवेबल रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इफ द रिसीव नहीं करेगा. अच्छा, सिक्योर लोन और अनसिक्योर के अंदर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो अनसिक्योर लोन होता है उसके पीछे कुछ भी, मतलब जैसे आप बैंक के पास गए और आपकी एज अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस थी तो बैंक ने आपको उठा के ऐसे ही लोन दे दिया. अब एक बंदा जैसे नया बंदा जाए बैंक के पास जिसका अकाउंट ना हो, वो बोलेगा भाई मुझे लोन चाहिए, तो वो बोलेगा ठीक है हम लोन तो दे देंगे आपको, लेकिन आपको कुछ चीज़ें आपको गिरवी रखवानी पड़ेंगी ताकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते, पेमेंट नहीं कर पाते तो हम बेच के अपने पैसे तो रिकवर कर सकें. ये एक बेसिक डिफरेंस होता है. इसके अंदर क्या आता है, रिसीवेबल जो होता है वो डिस्काउंट करता है सोल्ड टू बी टेंडर हु इज़ बेयर टू बी रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट. अच्छा, यानी मतलब जो रिस्क डिफ़ॉल्ट यानी बेयर, वो जो लेंडर है वो हु बेयर टू द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट को करता है. और मैच्योरिटी के अदर फैक्टर विच मनी डिपेंड आर एग्री अपॉन फ्यूचर डेट पे होता है. फिर क्या इन्वेंट्री लोन भी हो सकता है. अच्छा, इन्वेंट्री पे भी लोन मिल जाता है, ये ध्यान में रखें, इन्वेंट्री पे भी लोन मिल जाता है. ब्लैंक इन्वेंट्री लेन गिवन अ लेन अगेंस्ट ऑल द इन्वेंट्री पे भी आप कर्ज ले सकते हैं. अच्छा, ये कि मतलब यानी कि भाई हाँ, इसके अंदर शराइत हो सकती है कि भाई इतनी इन्वेंट्री नीचे नहीं गिरनी चाहिए और ये कि ये इन्वेंट्री की क्वालिटी रहनी चाहिए, बहुत सारी शराइत हो सकती है, लेकिन इन्वेंट्री पे भी लोन मिल जाता है. अब ट्रस्ट रिसिप्ट का मतलब है कि बोरोवर जो है वो होल्ड करता है स्पेसिफिक इन्वेंट्री ट्रस्ट फॉर द लेंडर इज आल्सो कॉल्ड फ्लोर प्लानिंग. यानी जो बोरोवर है वो इन्वेंट्री का जो ट्रस्ट यानी कि मतलब जो होल्ड करता है स्पेसिफिक इन्वेंट्री ट्रस्ट फॉर द लेंडर आल्सो कॉल्ड फ्लोर. अब फील्ड हाउस वेयर फाइनेंसिंग क्या है कि इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो स्पेशली इन्वेंटिंग मैनेज टू बी, मतलब एक इंडिपेंडेंट कंपनी है उसको आप वो स्पेशलाइज ही है किस चीज़ के अंदर, इन्वेंट्री मैनेज एक्ट के अंदर, तो एज कंट्रोल टू भी आप उसको एजेंट रख सकते हैं. अगर सोर्स क्या हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स भी हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म लोन इशू बाय लार्ज और हायर रेट फर्म कर सकते हैं आप. अब ट्रेड क्रेडिट क्या है, इंक्रीज द अकाउंट पेबल पीरियड और डिले द पेमेंट, ये भी हो सकता है. अब फ्लोट एंड कैश मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इस कैश मैनेजमेंट इज टू कीप द इन्वेस्टर लो एज पॉसिबल स्टिल द ऑपरेशन फर्म एक्टिविटी टू बी इफेक्टिव.
मतलब क्या कि जितना कैश मैनेजमेंट की जाए कि कम से कम कैश हो, जिस पे कम का जो फर्म है वो अच्छी तरह और अच्छी तरीके से काम कर सकते। कलेक्शन अर्ली और पेड ले, ये जहन में रखें। मतलब दूसरों से तो पैसा जल्दी लो, लेकिन हमेशा जो पेमेंट करो वो डिले करो, ये जहन में रखें। मतलब क्या कि अगर 10 दिन का पीरियड है, आप समझ लें आपको 10 दिन का पीरियड मिला है ना पेमेंट करने का, तो आप जब उधार दें किसी को तो आप बोलेंगे भाई मुझे 3 दिन में चाहिए या मैक्सिमम 5 दिन में चाहिए, ये जहन में रखें कि कलेक्शन अर्ली, पेमेंट लो, पे लो। अब ए फर्म मस्ट इन्वेस्ट टेम्परेरी आइडल कैश इनटू अ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी विद, मतलब फर्म ये करती है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि आपको स्टॉक लग रहा था कि बढ़ रहा है, बढ़ेगा, तो आपने आपका पैसा 1 लाख रुपए पड़ता है। इसी तरीके से फर्म भी यही करती है कि देखती है कि जिसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए, यानी मतलब आपके पास आइडियल कैश पड़ा हुआ है, आइडियल कैश मतलब यानी कि आप उसका कुछ कर नहीं रहे, एक घर में 1 लाख पड़ा है या फर्म के पास 1 लाख पड़ा है, तो आप उसका देख के से खुश हो सकते हैं, देख के से भी उसको खुश हो सकते हैं, उसका कोई काम तो है नहीं, तो उसको काम में लाने के लिए फर्म हमेशा क्या करती है कि एक तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में पैसा लगाती है शॉर्ट टर्म में, और जो मतलब लो रिस्क होते, स्टॉक मार्केट तो खैर हाई रिस्क है, और लेकिन ये कि उसमें फ़ायदा रहता है कि आप फ़ौरन बेच के निकल लें। अब स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन मोटिव, अब एक बंदा जो है वो कैश रखता ही क्यों है, तो ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, केन्जियन, जॉन मार्श केन्जियन थ्योरी, ये केन्जियन थ्योरी दी गई है स्पेसिफिक। केन्जियन ने अपनी बुक के अंदर एक थ्योरी दी थी कि भाई बंदा लिक्विडिटी प्रेफरेंस के नाम से थ्योरी दी थी, ये वही थ्योरी है, उस नाम नहीं दिया लेकिन ये कि वही थ्योरी है। तो उसने उन्होंने केन्जियन साहब ने बताया था कि भाई एक बंदा घर में या फिर एक बंदा पैसा अपने पास रखना ही क्यों चाहता है, तो स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब क्या कि जैसे मिसाल दे दिया है कि आज जो आप समझ लें कि बॉन्ड है वो, या चले बॉन्ड नहीं, डॉलर है, डॉलर पाकिस्तान में बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन जब मतलब जब सोचें कि 2018 में डॉलर जो था वो 140 रुपये में ट्रेड कर रहा था, उस वक्त किसी बंदे ने सोचा कि यार ये डॉलर बढ़ेगा, तो उसने स्पेकुलेट किया, मतलब एक अंदाज़ा लगाया और सोचा कि यार ये बढ़ जाएगा, तो उसने बल्क क्वांटिटी में डॉलर ख़रीद रही है। बल्क क्वांटिटी मतलब 1 लाख रुपए थे, उससे 1 लाख रुपए के डॉलर ख़रीद लिए। अब वो 2 साल बाद बेचने गया मार्केट में, उसने देखा यार 160 रुपये का हो गया, यानी फी डॉलर उसको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो इंसान जो है वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए पैसे रखता है, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए। अब जैसे आप रोज़ के रोज़ दूध, डब रोटी, अंडे ख़रीदते होंगे होता है अक्सर नाश्ता जो है वो दूध, डब रोटी, अंडों का होता है, तो आप रोज़ाना अंडे ख़रीदते हैं, दूध ख़रीदते हैं और मतलब ख़रीदते होंगे, तो एक ट्रांजैक्शन मोटिव बनता है, ठीक है। तो अब आप ये कि ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है कि ज़ाहिर सी बात है आपको खाना पीना ये सारे आपको करने, तो आप उसके लिए पैसा रखते हैं। और प्रिकॉशनरी मोटिव वो होता है कि सेफ्टी के लिए, मतलब मिसाल दे दिया है कि आज जैसे मिसाल है आपके पास एक्सेस रुपीज़ खड़े पैसे हैं, आपने यार सेव करके रख लिए, थोड़ा हिस्सा सेव करके रख लिया, हर बंदा करता है ये, हर फैमिली में ये किया जाता है कि यार कभी ना कभी ज़रूरत पड़ सकती है। अब जैसे अचानक अल्लाह ना करे खुदा ना करे किसी का मेडिकल एक्सपेंडिचर आ जाए अचानक, भाई तनख्वाह तो लिमिटेड ही है ना, ठीक है, या फिर कैश अरेंजमेंट जो है वो लिमिटेड, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो प्रिकॉशनरी मोटिव में रखते हैं कि यार थोड़ा बहुत खर्चा मतलब अचानक से हो जाता है। कि जैसे मिसाल दे दिया आप कभी बाहर जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि थोड़े बहुत पैसे रखते हैं जेब में, फीमेल्स जो है वो पर्स में रखती हैं अपने, और जो लोग हैं वो अपने जेब में रखते हैं पैसे। तो अब क्यों रखते हैं भाई, आपको कोई ख़र्चा नहीं है, आप ऐसे ही बाहर जा रहे थे, टहल लगाने के लिए जा रहे थे, तो या चले किसी सहेली या दोस्त के घर जा रहे हैं आप, तो वो अब रखते ऐसे बात है, वो वहाँ पे जाएंगे तो वही आपको खाना खिलाएगा या फिर जो भी वो खाते तवाज़ो करेगा वो आपकी, तो आपका तो पैसे खर्च नहीं होने, लेकिन आप फिर भी रखते हैं पैसे। क्यों रखते हैं, एक प्रिकॉशन ये कि यार ज़रूरत पड़ जाए,
तो हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो ये बात होती है कि प्रिकॉशनरी 3 मोटिव होते हैं स्पेकुलेटिव में, रिपीट कर रहा हूँ, ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन, ये होते हैं मोटिव। अब होल्डिंग ऑफ कैश, द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द कैश इन इंटरेस्ट इन विच अर्न द नेक्स्ट प्लस, मतलब क्या कि यानी कि एक्सेस कैश हो तो इंटरेस्ट इनकम हो, इनकम इन द बेस्ट यूज, जितना बेस्ट हो सकता है उसको करें। फर्म होल्ड करती है कैश प्रोवाइड के लिक्विडिटी नेसेसरी है, ट्रांजेक्शन नीड टू बी, ऐसे हर फर्म के लिए लिक्विडिटी ज़रूरी होती है। लिक्विडिटी मतलब जितना लिक्विड होगा एसिड उसको उतनी जल्दी बेच के या उतनी जल्दी वो एसिड बना सकते हैं। इन केस ऑफ कैश आउट सिचुएशन द फर्म टेक टू बी राइज टू बी, मतलब जितने अब ऐसा दे ज़रूरी तो नहीं है कि हर दफ़ा रेनी डेज भी आ जाते हैं फर्म पे, तो उस दौर के अंदर ये कैश जो है वो आपके फ़ायदा पहुँचाता है फ्लोटिंग में। अब ए डिफरेंस बिटवीन द कैश बैंक कैश और बैंक बुक कैश रिप्रेजेंट द नेट अफेक्ट ऑफ कैश इन प्रोसेस विच टू बी फ्लोट, मतलब क्या कि जो अब जैसे बैंक अकाउंट के अंदर ये होता है कि भाई आपने कैश जमा करवाया और थोड़े दिनों बाद यानी मतलब एक दिन तो एटलीस्ट लेता ही है वो उसको। अब इससे फ़र्क क्या है कि आप जैसी बात है 31 जनवरी को खड़े में और आपने कैश करवा लिया और आपने आज ही बैलेंस ले लिया, अब आपने आज एक चेक भी डिपॉजिट करवाया हुआ, तो आपका बैलेंस जो है आपने बुक में तो फ़ौरन रिटर्न लिख देते हैं, ठीक है। आपने कि भाई मैं आप फला कैश जो है वो आया, आप लोग सॉरी वाला चेक जो आया अब वो डिपॉजिट हो रहे तो वो 1 फरवरी को ही काउंट होगा, तो उसका जो डिफरेंस बिटवीन है वो फ्लोट कहलाया जाता है। अब चेक जो है वो रिटर्न बाय फर्म जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोट कॉज डिक्रीज इन फर्म बुक, ठीक है, बट नो चेंज इन अवेलेबल बैलेंस, यानी मतलब फर्म बुक के अंदर वो डिक्रीज कर देखें जहाँ पे भी गलती हो वहाँ पे होता है। एक चीज़ ध्यान में रखें, अकाउंटिंग के अंदर ये रूल होता है कि अगर आप बैंक रिकन्सिलेशन बना रहे हैं तो जहाँ पे गलती हो वहाँ पे और जो एक्सिस हो, मतलब जो अब जैसे आप उन्होंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके पास वो चीज़ पहुँची ही नहीं, तो आपके पास है तो अब आप कम करेंगे। इस देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फ्लोर अब क्या हो गया, फर्म अवेलेबल बैलेंस माइनस बैंक बुक, जो आपका फर्म यानी मतलब आपका जो एक चेक का मसला था, जब मिसाल दे 50,000 रुपये का चेक था, आपके 9,50,000 तो बैंक में पड़े में, लेकिन 50,000 का चेक था, 10 लाख आपको टोटल बैलेंस बन रहा था, तो अब आप अपने पास उसको माइनस करके ऐसी बात है आपका चेक, क्योंकि आप उसको माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने तो अभी करना ही नहीं है क्योंकि वो तो सही है, आपको अपना देखना है। अब ए चेक कलेक्ट बाय द फर्म क्रिएटेड collected float which increase the bank book but does not immediately charge available, ऐसे तो immediately available नहीं होता ये। EDP यानी कि मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फंड टू पार्टी विद देयर एलिमिनेट करता है पेपर, मतलब अब आप इसकी मिसाल समझ लें कि यानी मतलब इसमें एक तो पहली बात है पेपर इनवॉइस को इन्वॉल्व नहीं होती, पेपर चेक को इन्वॉल्व नहीं होता, और फिर क्या है माइनिंग और कुछ हैंडलिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पैसा भेज दिया जाता है। जैसे ईजी पैसा है, आपने यहाँ से ईजी पैसा आपके एक दोस्त को करवाया, लाहौर में बैठा हुआ है, उसके पास पहुँच गया। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर ना तो कोई पेपर आया ना कोई आपने कोई चेक दिया, कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट पहुँच गया। लैंड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू इनिशियल कंप्लीट द बिजनेस ट्रांजेक्शन शॉर्ट कंसीडर टू बी फ्लोट टू बी, मतलब क्या है ये जो भी यानी मतलब टाइम जो है वो रिक्वायर्ड हो रहा है इसकी इनिशियली कंप्लीट बैलेंस ट्रांजेक्शन शॉर्टर कंसीडर टू बी फ्लोट इन शार्पली रिड्यूस द एलिमिनेशन, ये बात की जा रही है। अब एक कलेक्शन ऑफ पेमेंट यानी कि किस तरीके से कलेक्शन थ्रू चेक, अब एक क्या है कि हैविंग मेल ऑल चेक टू वन लोकेशन, पहली बात है यानी मतलब एक जगह ही लोकेशन में, जाहिर सी बात है ये कि अलग अलग जगह जाकर चेक कलेक्ट करना है या फिर चेक करना है एक बड़ा मुश्किल सा काम है, तो एक जगह पे रखे हैं। हैविंग डिफरेंट लोकेशन पॉइंट टू रिड्यूस द मेलिंग टाइम, जिसको भेजना है उसका भी एक पॉइंट बना दें कि भाई यहाँ पे आओ ये करो। अच्छा, ये प्रोसेस को आउटसोर्स किसी और ऐसे बंदे को दे दें या किसी और ऐसी इदारे को दे दें जो आपका बेहतर आपसे ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग कर सकता हो, और प्री अथॉरिटी पेमेंट सिस्टम भी कर सकते हैं या फिर लॉक बॉक्स भी कर सकते हैं, मतलब यानी एक जगह मतलब समझ ले बना के रख देते हैं कि भाई वहाँ पे सारे यानी सारे चेक हों, जैसे एक समझ लॉकर ही समझ लें हो कि वहाँ पे सारे चेक हो ताकि कोई मिस ना हो, कोई इधर उधर ना हो जाए। अब एक कैश कलेक्ट इन द फर्म में मेनी डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, मे एंड डिफरेंट बैंक्स और बैंक अकाउंट, और फिर से प्रोसेस मूव थ्रू द टू द मेन
कैश कंसंट्रेशन, यानी कि मतलब यानी कि एक जगह तो हो तो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे कैश कलेक्ट, यानी कि डिफरेंट अकाउंट्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट बैंक्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसको एक जगह लाके यानी मेन सोर्स में लाके कैश कंसंट्रेशन कहलाई जाती है ये बात। अब डिसबर्समेंट, अब गोल क्या है कि मैनेजिंग का कि डिसबर्समेंट करें टू स्लो डाउन द एज मच एज पॉसिबल, मतलब मैनेजर का गोल क्या है कि डिसबर्स करें, फ्लोट करें इट लोअर डाउन एज मच, जितना हो सके उतना, और फर्म जो है वो मे अडॉप्ट सम strategies to increase the mail flow process and available flow which on the check is written, यानी मतलब क्या कि फर्म जो है वो अडॉप्ट करे टेक्निक टू इंक्रीज फ्लोट करे प्रोसेस और अवेलेबल प्रोसेस ऑन द चेक इन रिटर्न, ये बात की जा रही है यहाँ पे। अब एथिकल और लीगल क्वेश्चन, क्या आगे फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो ऑलवेज वर्क करता है कलेक्शन कंपनी के कैश बैलेंस के और नॉट विद कैश बुक, मतलब यानी कैश बैलेंस को देखता है, नॉट कैश बुक को नहीं देखता। कैश कलेक्शन कितनी हो रही है, फिजिकली कैश कलेक्शन कितना, विल रिफ्लेक्ट टू द चेक दे हैव डिपॉजिट बट नॉट टू बी कलेक्टेड, मतलब ये भी अक्सर होता है कि भाई डिपॉजिट में बुक में तो लिख दिया गया लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुआ। और इफ यू आर बोरोवर बैंक मनी विदाउट नॉलेज यू राइज अ लीगल क्वेश्चन, यानी मतलब जाहिर सी बात है अगर आप बगैर पूछे कोई चीज़ बोरो कर रहे हैं तो आप एथिकली और लीगली क्वेश्चन भी कर रहे हैं। बेसिकली ज़ीरो अकाउंट बैलेंस मेंटेन करती है फर्म, ठीक है, मेंटेन करती है जीरो बैलेंस टू ट्रांसफरिंग द फंड इन फॉर्म ऑफ मास्टर अकाउंट के लिए ओनली एज नीड टू कवर द चेक प्रेजेंट फॉर पेमेंट के लिए करती है फर्म। इन्वेस्ट करती है आइडियल कैश को, मतलब फर्म के पास अगर सरप्लस है कैश तो वो तुम मार्केट यानी मनी मार्केट के अंदर लगा सकती हैं, या फिर और भी डिफरेंट। मोस्ट लार्जली फर्म मैनेज करती हैं ओन शॉर्ट टर्म फाइनेंस एसेट डेट टू बी, मतलब बैंक से डील कर रखती हैं कि भाई हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस भी कर सकते हैं। और लार्ज फर्म क्या करती है, में स्मॉल वन यूजिंग मार्केट नंबर म्यूचुअल फंड के अंदर भी कर सकती है फंड इन्वेस्ट इन टू शॉर्ट टू बी फीस। अब फर्म हैज सरप्लस कैश मोस्टली जो है वो टू रीज़न के लिए, सीजनल साइक्लिकल एक्टिविटी और प्लान्ड एक्सपेंडिचर, मतलब वही बात है कि सीज़न में ज़्यादा पैसा भी आ सकता है कम भी, और साइक्लिकल एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई कि सीज़न में भी ऊपर नीचे हो जाता है, साइक्लिकल के अंदर भी मसले मसाइल आ जाते हैं ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो फर्म मैनेज करती है, प्लान करती है इसके बारे में। अब एक क्रेडिट एंड रिसीवेबल, अब डिसीजन जो है इन्वॉल्व ट्रेड बिटवीन द बेनिफिट टू इंक्रीज द सेल एंड कॉस्ट ऑफ रिगार्डिंग। अब क्या है कि कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी क्या है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है कि कंडीशन अंडर विच द सेल जो है वो, यानी कि मतलब उस जैसे कंपनी है वो उसकी कुछ शराइत होती है कि भाई जैसे मिसाल दे दिया कि भाई ऐसे नहीं वो मुँह उठा के सेल कर देती है, उसकी कुछ ना कुछ शर्त होती है, वो शर्त पूरी करोगे तो आपको सेल करेंगे। जैसे मिसाल दी सब कंपनी की शर्त यही होती है कि पैसे दोगे तो हम लेंगे, तो ये हर कंपनी की शर्त होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई भी कंपनी किसी को भी दे दे बिना पैसे के। क्रेडिट एनालिसिस डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर विल बिंग टू पे, मतलब ये बड़ी फर्म में होता है कि क्रेडिट एनालिसिस किया जाता है कि कस्टमर जो है वो पैसे देने के काबिल है भी या नहीं, अगर हमसे करेक्शन कर लेता है। ये ज़्यादातर बड़े उसमें होता है, क्योंकि अगर आप जनरली जाएँ तो कस्टमर जैसे आप किसी बड़े सुपर डिपार्टमेंटल स्टोर में चले आएँ तो वहाँ पे तो हर कोई कैश दे के जाता है, तो पता होता है कि जो इदारा है उसको पता है कि भाई बंदा दे देगा। अब एक कलेक्शन पॉइंट प्रोसीजर फॉलोइंग दैट टू बी कलेक्शन टू बी रिसीव, मतलब यानी किन जगहों से पैसा कलेक्ट या कलेक्शन पॉइंट उसके अक्सर यानी ये होते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको मैं बेसिक बता दूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी उसे कहते हैं कि जो कंपनी जो है वो अपना डिफाइन करती है किससे, पुराने यानी मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस से और मार्केट को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए डिफाइन कर देती है कि हमें कितना सामान उठाना चाहिए या फिर हमारे पास कितना सामान एक ऑर्डर में आएगा, ये होता है। अब पढ़ते हैं
ये मॉडल है कि बेस्ट नोन अप्रोच टू एक्सपेक्ट टू ऑप्टिमम लेवल। देखिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री जहाँ पे यानी कि मतलब आपकी बात हो रही है कि भाई एक होता है ना कि भाई मैंने आपको पहले भी बताया कि फर्म ना तो ज़्यादा माल उठाती है कि उसके ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च हो जाए सिर्फ इन्वेंट्री के अंदर, क्योंकि और भी काम करने होते हैं, ना कम माल उठाती कि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। अब जैसे तो आपने उठाया 20 दिन का माल समझ लें, अब आप 20 दिन बेचने के बाद अब आप और आपका माल आता है दूर से तो 10 दिन तो लगते हैं, तो क्या 10 दिन जो आपके लग रहे हैं 10 दिन आएगा, यानी मतलब अब जैसे 30 आपने उठाया 1 जनवरी को माल, आपने इतना माल उठाया कि 20 दिन में ख़त्म हो गया, कम उठाया माल, तो अब आप 10 दिन अपने इदारे को ताला तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब ताला जाहिर सी बात नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर कस्टमर भी बोलेंगे यार कैसा इदारा है, तो माल ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है। और अब ये भी नहीं करेंगे कि आपने इतना माल उठा लिया कि आपके सारा ही पैसा उसमें चला गया। तो उसके लिए एक ऑप्टिमम लेवल किस तरह डिफाइन किया जाए, तो वो EOQ यानी कि मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से किया जाता है। इसके फार्मूले क्या होते हैं कि भाई टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 और CC मतलब क्या है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मतलब एक देखें एवरेज इन्वेंट्री मतलब यानी कि एवरेज इन्वेंट्री हम पहले बढ़ चुके हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी एक कॉस्ट को लाने में कितना खर्चा होगा। अब एक टोटल रीस्टोरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि मतलब फिक्स कॉस्ट ऑर्डर और कितने नंबर होंगे। टोटल कॉस्ट क्या है कि कैरिंग कॉस्ट प्लस यानी इन दोनों को मिला दें आप कि कैरिंग कॉस्ट प्लस री स्टॉक कॉस्ट जो होगा वो आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट के अंदर। अब कैरिंग कॉस्ट रिस्टोरेशन कॉस्ट यानी कि क्वांटिटी डिवाइड बाय CC यानी कि कैरिंग कॉस्ट है, ऑफिस क्या है कि वही फॉर्मूला इसमें पूरा चल रहा है रिस्टोरिंग कॉस्ट। अब रीऑर्डर क्वांटिटी विच मिनिमाइज द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इज कॉल्ड EOQ। वही बात है कि रीऑर्डर मतलब यानी समझ लें कि रीऑर्डर मतलब ये है कि अब जैसे मिसाल दीजिए आपने 100 यूनिट्स खरीदे, ठीक है, आपने EOQ के ज़रिए आपने निकाले कि भाई हमारे पास इतने यूनिट्स होने चाहिए, कितने 100। अब आपको जाहिर सी बात है रीऑर्डर भी तो एक लेवल होगा ना कि 20 पे आपको रीऑर्डर करना है ताकि आप आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, या फिर ये कि आपको मतलब आउट ऑफ स्टॉक से समझ ले बचने के लिए आपको ये कि रीऑर्डर कब होगा, तो आपने देख लिया कि भाई 2 पे 20 पे हो जाएगा तो आप रीऑर्डर फ़ौरन आप EOQ के हिसाब से चलेंगे। मिनिमम सेफ्टी स्टॉक समझ ले वो होता है कि मिनिमम लेवल ऑफ द इन्वेंट्री दैट की बी इन टू हैंड टू रिकॉर्ड टू एडजस्ट टू बी फॉल, मतलब क्या कि कभी कभार सीजनल वेरिएशन आ जाती है या फिर ये होता है कि माल ज़्यादा बिक रहा है तो एक सेफ्टी स्टॉक थोड़ा सा उठा लिया जाता है। जैसे 100 है ना तो आप 20 और उठा लें, 20 यूनिट हो यानी 120 यूनिट उठा लें एज अ सेफ्टी, कि वैसे तो हमारा 100 EOQ आ रहा है लेकिन ये कि आपने एक समझ लें सेफ्टी के मद्देनज़र या मौजूदा खातिर रखते हुए आपने उठा लिया 20, तो उस तरीके से आपने ये कर लिया। रीऑर्डर पॉइंट क्या आ गया, एट विच द फर्म इज एक्चुअली प्लेस एन इन्वेंट्री डेट बिफोर टू बी रीच क्रिटिकल लेवल, मतलब यानी कि समझ लें आपने 20 का मैंने बताया ना कि 100 आपके तो 100 यूनिट्स थे EOQ के हिसाब से, आपने जैसी अब आप लेकिन आपने सेफ्टी स्टॉक भी उठाया हुआ था, अब आप 20 से खड़े हुए 20 पे खड़े 120 पे खड़े हुए, आपने बेचा 10 यूनिट, फिर उसके आगे 20 यूनिट 30 यूनिट, इस तरीके से 10 यूनिट 5 यूनिट 2 यूनिट, इस तरीके से करते करते आपने अब आ गए 20 पे। अब आपको ऑर्डर करना ही करना है, ये वो ऑर्डर आ गया है कि आप अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो आप क्रिटिकल एरिया में आ जाएंगे, तो वो बात है यहाँ पे की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर्स समझ में आए होंगे। फिर भी अगर लेक्चर्स से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।